3 दिन बाद सोंग युयाओ चेहरे पर थकान लिए कांग्यू शहर से टैन पैलेस लौटी। गश्ती दूत के रूप में उसका कार्य पूरा हो गया और उसने वापस रिपोर्ट करने के लिए अस्थायी रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्यों को अलग रख दिया। उसे पहले ही पता चल चुका था कि ली हाओ और अन्य लोग तय समय से पहले ही लौट आए थे और अब तक वे किंगजो वापस आ चुके होंगे। ली हाओ ने जो ताकत दिखाई थी उसके बारे में सोचकर उसने मन ही मन निराशा में अपने दांत भींच लिए। ब्लैक एंड व्हाइट हॉल में पढ़ाई के दौरान उसने कई तरह के प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति से उसका पहली बार सामना हुआ था। इससे कुछ हद तक उसे झटका लगा। युयाओ। जब सोंग युयाओ अपने दादा को ली हाओ की स्थिति के बारे में सच्चाई बताने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट हॉल लौटने की तैयारी कर रही थी तो उसकी मुलाकात सू येहुआ से हुई, जो हॉल के बाहर से गुजर रही थी। अपनी सहेली को देखकर सोंग युयाओ ने अपने कदम धीमे कर दिए। सू। दोनों की उम्र में केवल 3 वर्ष का अंतर था और वे एक दूसरे को बहनों के रूप में 1 दशक से अधिक समय से जानती थीं। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। क्या कार्य सफल रहा? तुम्हारा सामना किसी महान राक्षस से तो नहीं हुआ? सू येहुआ ने सोंग युयाओ की थकी हुई हालत देखकर धीरे से पूछा। महान दानव? सुनते ही पहाड़ की चोटी पर व्यवस्थित रूप से रखे गए राक्षसों के शवों की छवि सोंग युयाओ के दिमाग में कौंध गई, जिससे उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। क्या है? सू येहुआ भी थोड़ा स्तब्ध दिखी। क्या ये हो सकता है कि उसका सामना वास्तव में किसी महान दानव से हुआ हो? कुछ नहीं। सोंग युयाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर अचानक विचार करते हुए पूछा, सू, क्या ली हाओ और उसका समूह पहले ही वापस आ गया है? आश्चर्य की बात यह है कि सू येहुआ को सोंग युयाओ के शांत स्वभाव, बाहरी लोगों के प्रति उसकी उदासीनता और हमेशा की तरह उसकी बेपरवाही के बारे में पता था। वह ली परिवार के 2 युवा स्वामियों के बारे में क्यों पूछेगी? अचानक उसे याद आया कि उन दोनों को सौंपा गया कार्यस्थान भी कांग्यू शहर ही था। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए परेशानियां बढ़ा दीं, तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा दीं? उनमें से एक के बारे में सोचते हुए, जो अपने ढीले व्यवहार और कक्षा में सोने के शौक के लिए जाना जाता था, सू येहुआ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और आश्वस्त करते हुए कहा। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित परिवार का युवा मास्टर है जो बिगवेल व्यवहार करना पसंद करता है, इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। सोंग युयाओ एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, कांग्यू शहर में एक बड़ी घटना हुई थी। अगर ली हाओ ने कार्रवाई नहीं की होती तो शायद मैं वापस नहीं आ पाती। क्या? सू येहुआ अचंभित थी। वह सोंग युयाओ को अविश्वास से देख रही थी, सोच रही थी कि कहीं उसने गलत तो नहीं बोल दिया। सोंग युयाओ को उसकी प्रतिक्रिया से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन को अभी तक ली हाओ की ताकत का एहसास नहीं था। उसने संक्षेप में बताया कि कांग्यू शहर में क्या हुआ था। सुनने के बाद सू येहुआ ने सोंग युयाओ को अचंभित होकर देखा। 15 ली क्षेत्र। वह सू येहुआ के दिमाग में उस लड़के की छवि घूम गई जो क्लास के दौरान गहरी नींद में सोता था। अगर उसे सही याद है तो दाखिले के समय उसकी पंजीकृत उम्र 14 साल थी। सू येहुआ के हैरान करने वाले भाव को देखकर सोंग युयाओ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वह अकेली नहीं थी जो डरी हुई थी। उसके चेहरे की थकान भी काफी हद तक गायब हो गई जब उसने सू येहुआ को इशारा करते हुए कहा, मैं सबसे पहले रिपोर्ट करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी और शालीनता से चली गई। होश में आते ही सू येहुआ को अचानक एक अनुभूति हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली हाओ ने कभी भी कक्षाओं में भाग नहीं लिया या मार्शल आर्ट रैंकिंग में भाग नहीं लिया। इस स्तर के साथ वह दूसरों को स्वयं सिखा सकता था। हालांकि इस तरह के साधना स्तर के होने के बावजूद क्या उसे वास्तव में टैन पैलेस अकादमी में शामिल होने की आवश्यकता थी? वह हैरान रह गई और उसने निर्णय लिया कि अगली बार जब वह ली हाओ से मिलेगी तो वह और अधिक जानकारी लेगी। कुछ ही दिनों में अल्फा अकादमी के सभी शिष्य, जिन्हें अकादमी कार्यों के लिए भेजा गया था, एक के बाद एक वापस आ गए। सू येहुआ ने शिष्यों को कार्य के इस दौर में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एकत्र किया। निस्संदेह सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन 2 राजकुमारों के नेतृत्व वाली टीमों का था, जिन्होंने 15 क्रेडिट के सबसे कठिन कार्य चुने थे और सर्वसम्मति से टीम वोट में प्रत्येक को पूरे अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्होंने कार्यों के दौरान सराहनीय कार्य स्थापित किए, राक्षस दमन विभाग को महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में सहायता की, क्रमशः एक तृतीय श्रेणी की योग्यता और एक द्वितीय श्रेणी की योग्यता प्राप्त की। जहां तक प्रथम श्रेणी की योग्यताओं का प्रश्न है तो युद्धग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्रों के बाहर उन्हें पाना कठिन है।
यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी की योग्यताएं भी काफ़ी आश्चर्यजनक थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी शहर पर राक्षसी हमले का सामना किया हो? डुक्यूए और यूवेई आपस में फुसफुसाए। यूवेई ने नज़र घुमाई और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये संभव है कि राक्षस दमन विभाग सिर्फ उनका पक्ष ले रहा था, उन्हें मूल गुण बता रहा था, या शायद जिस जगह वे गए थे उसका उनके परिवारों के प्रभाव से कुछ लेना देना था। चुप रहो। डुक्यूए चौंक गया और जल्दी से उसे चुप रहने का इशारा किया। यूवेई को भी अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। शाही परिवार के पीछे की जटिल राजनीति ऐसी चीज नहीं थी जिस पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए। यद्यपि ये दोनों राजकुमार किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वे शाही खानदान के थे और कौन जानता था कि एक दिन वे महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। दोनों राजकुमारों के अलावा अगले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता वांग हान, ली युन और उनके भाई बहन थे, जिन्होंने सबसे कठिन कार्य भी किए और एक टीम के रूप में पूरे अंक प्राप्त किए, हालांकि उन्हें कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं मिली। अन्य कुलीन परिवार के शिष्यों के चेहरों पर भिन्न भिन्न भाव थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ अपनी ताकत की प्रशंसा कर रहे थे, जबकि अन्य लोग अविश्वास में निजी तौर पर उपहास उड़ा रहे थे तथा अपनी सफलता का श्रेय संबंधों को दे रहे थे। यद्यपि वे अभी किशोरावस्था में ही थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही स्थिति में अंतर के कारण उत्पन्न भारी असमानताओं को देखा था और इस अंतर ने उन्हें अधिक समझदार और सांसारिक बनने में मदद की। ये दोनों, ली युवानझाओ ने देखा कि ली युन और उसकी बहन की प्रशंसा शिक्षक सु येहुआ द्वारा की जा रही थी। शांत मुखौटे के बावजूद उसकी आंखें उसकी खुशी को मुश्किल से छिपा पा रही थीं। ली जिनिंग अभी भी ठीक थी, लेकिन जब ली युवानझाओ ने ली यू के हाथ को धुंध में लिपटा हुआ देखा, जो स्पष्ट रूप से घायल था लेकिन फिर भी संतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा था, तो वह अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ली यू की ताकत और स्थिति को देखते हुए ऐसी चोटें संभवतः कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अधीरता के कारण थीं। दिखावटी ली यू की तुलना में ली युवानझाओ ली हाओ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें ली हाओ के साथ खेलना पसंद था, न केवल इसलिए कि उनकी पृष्ठभूमि समान थी, बल्कि इसलिए भी कि वह वास्तव में ली हाओ के स्वभाव के प्रशंसक थे। इसका वर्णन कैसे करें? ली हाओ ने एक बार कुछ अजीब शब्दों का इस्तेमाल किया था जो कि अकड़ के बारे में था। हमेशा शांत और सहज व्यवहार बनाए रखते हुए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो सब कुछ गुजरते बादलों के अलावा कुछ नहीं है। ली हाओ कहते थे, अगर आपको कोई ऐसा पहाड़ मिले जिसे पार करना मुश्किल हो, तो हम बस उसके चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। यदि वह केवल ढिलाई करना जानता होता तो इसे प्रतिभा नहीं माना जाता, लेकिन इस बार कांग्यू शहर में ली हाओ ने अकेले ही शहर की रक्षा की और महान दानव को मार डाला, उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की, फिर भी वह कम प्रोफाइल और सादा बना रहा, जैसे कि यह एक छोटी सी घटना थी। केवल इसी गुण ने उसे ली युन और अन्य लोगों से बहुत आगे रखा। यहाँ तक कि वे दो राजकुमार जो शांत रहने का दिखावा कर रहे थे, ली युवानझाओ की नज़र में हाओ की बराबरी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा भले ही वह 15 ली दायरे में था, ली हाओ ने कभी घमंड नहीं किया। अगर वह ली युन की तरह होता तो हर जगह ये बात फैलाता तो शायद अब तक पूरी दुनिया को पता चल गया होता। हर कोई प्रसिद्धि चाहता है, लेकिन ली हाओ का कहना है कि प्रसिद्धि और धन बोझ हैं। जब ली युवानझाओ ने पहली बार यह सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई रहस्योद्घाटन हो गया हो। भले ही उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा यह अद्भुत था। यही कारण है कि ली युवानझाओ ली हाओ के पीछे पीछे घूमना पसंद करते थे। किसी और कारण से नहीं, उन्हें बस सीखने का शौक था। गुरुजी, ली हाओ कहाँ है? इस समय ली युन ने ली युवानझाओ के बगल में ली हाओ की अनुपस्थिति को देखा। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। अचानक बेचैनी ने उसके दिल को जकड़ लिया। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? ली हाओ, सु येहुआ ने ली युवानझाओ के बगल में खाली जगह पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक जटिल नज़र चमक रही थी। उसने कहा, वह एक असाधारण मामला था और उसे ब्लैक एंड व्हाइट हॉल में भर्ती कराया गया है। क्या? उसके शब्दों पर पूरे अल्फा अकादमी में हंगामा मच गया। शोरगुल वाली बातचीत तुरंत ही एक हलचल भरे बाजार की तरह हो गई, जहां हर कोई धक्का मुक्की कर रहा था और क्यों और कैसे पूछ रहा था। भीड़ में जियांग का मूल रूप से मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक गिर गया। एक राजकुमार के रूप में भी वह अपवाद नहीं थे, और फिर भी ली परिवार के बेटे को अपवाद दिया गया था। उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन महल में अपने गुरु की गंभीर शिक्षाओं को याद करके वह फिर से शांत हो गया। फिर भी
अंदर से वह गुस्से से उबल रहा था, अपनी आंखों में छिपी परछाइयों को पूरी तरह से छुपाने में असमर्थ था। गुरुजी, जियांग ये बोला, और अचानक बाकी शोर शांत हो गया। उसे अपवाद के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? जियांग ये ने सू येहुआ पर अपनी निगाहें जमाईं। राजकुमार के आंतरिक क्रोध को समझते हुए सू येहुआ ने मन ही मन सोचा कि यदि वह 15 लीग क्षेत्र, नहीं, यहाँ तक कि दिव्य यात्रा क्षेत्र तक भी पहुँच गया होता तो उसे अपवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। फिर भी उसका चेहरा शांत रहा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ली हाओ का साधना स्तर आप सभी से ऊपर है और उसने कांग्यू शहर में असाइनमेंट के दौरान खुद को शीर्ष श्रेणी की योग्यता के साथ प्रतिष्ठित किया है। इसलिए उसकी योग्यता के अनुसार सिखाने के लिए उसे ब्लैक एंड व्हाइट हॉल में जल्दी प्रवेश दिया गया था। अगर वह यहाँ रहता तो हम शिक्षक उसे निर्देश नहीं दे पाते और वह बस मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में आपके स्थानों में से एक पर कब्जा कर लेता। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ली हाओ का साधना स्तर उनसे अधिक था। क्या दूसरे पक्ष ने पहले ही आत्मा विरासत प्राप्त कर ली होगी? लेकिन सर्वोच्च ग्रेड योग्यता के बारे में यह क्या है? ली युन और ली जिनिंग भी प्रश्न चिन्हों से भरे हुए थे। समान रूप से भ्रमित दोनों ने ली युवांझाओ की ओर देखा। दोनों कांग्यू शहर गए थे, तो ली युवांझाओ ने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि क्यों नहीं हासिल की? ली युन और उसकी बहन की नज़रों को देखकर ली युवांझाओ ने बस हल्के से मुस्कुराया, मन ही मन रोमांचित महसूस किया। जानना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। आखिरकार हाओ ने उसे इस बारे में प्रचार न करने के लिए कहा था। जब उसने पूछा कि क्यों, तो हाओ ने बस इतना कहा कि वह कुछ और दिन आराम करना चाहता था। हालांकि कांग्यू शहर की घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे लंबे समय तक गुप्त नहीं रखा जा सका। ली युवांझाओ को इसकी बहुत प्रतीक्षा थी और वे सोच रहे थे कि जब भाई बहन और अन्य लोगों को हाओ के साधना स्तर के बारे में पता चलेगा तो उनकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। अपने चाचा के बाद उनका ली परिवार एक बार फिर दुनिया भर में अपना नाम बनाएगा। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए वह समय के तेजी से बीत जाने और कांग्यू शहर से खबर फैलने का इंतजार नहीं कर सका। इस बीच टैन पैलेस के ब्लैक एंड व्हाइट हॉल में महल के मास्टर सोंग यूफेंग हॉल में बैठे थे। उनके सामने रखी चाय की भाप खत्म हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, फिर भी वे वहीं मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहे, चुस्की लेना भूल गए। उनके अलावा शेन युनकिंग, झाओ ज़ोंग्युआन और तान पैलेस के कई अन्य बुजुर्ग उपस्थित थे, केवल कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण अनुपस्थित थे। सोंग युयाओ भी बाकी लोगों की तरह पीछे की ओर कुर्सी पर बैठी थी और अपने सामने खड़े युवक को ध्यान से देख रही थी। ली हाओ को लगा कि उसके आसपास के लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे वे किसी बंदर को देख रहे हों, कुछ हद तक असहाय। 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे और किसी ने कुछ नहीं कहा था। उस समय में उसने सोचा कि वह 2 तस्वीरें बना सकता था। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट हॉल में सीधे प्रवेश करने दिया, लेकिन मुझे समय की यह बर्बादी पसंद नहीं है। ली हाओ ने अपना गला साफ किया और विनम्रता एवं मासूमियत से बोला। सोंग यूफेंग और अन्य लोगों की निगाहें, जो बंदरों को देखने वालों जैसी थीं, अंततः धीमी पड़ने लगीं। ली परिवार की ली जिनिंग, जो एक दशक पहले ही गिर गई थी, ने दुनिया को चौंका दिया था। एक 19 वर्षीय युवक का अमर का दर्जा प्राप्त करना अनसुना था। ये दुख की बात है कि वे लोग उनके जीवित रहते कभी उनका चेहरा नहीं देख सके। लेकिन अब 15 लीग क्षेत्र में इस 14 वर्षीय बालक को देखकर वे उसे करीब से देखने से खुद को रोक नहीं पाए और सोचने लगे कि क्या वास्तव में उसके पास कुछ असामान्य विशेषताएं या अलौकिक अंग हैं। एक साधारण मनुष्य होते हुए भी इस युवक ने साधना कैसे की? सोंग यूफेंग ने बहुत देर तक ध्यान से देखा और वह लगातार आश्चर्यचकित होता गया। उसने चुपके से अपनी सांस से ली हाओ के साधना स्तर की जांच की थी, लेकिन पाया कि वह इसे नहीं देख पा रहा था। अपने स्वयं के क्षेत्र के साथ उन्होंने जांच करने के लिए संघर्ष किया। यह एक संकेत था कि युवक ने अपने साधना स्तर को छिपाने के लिए कुछ गुप्त तकनीक विकसित की होगी, और वह भी बहुत गहरे स्तर पर। यह ज्ञात था कि ऐसी तकनीकें अक्सर प्रत्यक्ष युद्ध क्षमताओं में न्यूनतम वृद्धि प्रदान करती थीं। फिर भी यहाँ ली हाओ केवल 14 वर्ष का था, जो इस तरह के अनावश्यक कौशल पर समय व्यतीत कर रहा था, और फिर भी अपने साधना स्तर के साथ 15 लीग क्षेत्र तक पहुंच रहा था। उसकी प्रतिभा शायद थोड़ी असाधारण थी। जब सम्राट ने नाम दिया था, सचमुच सम्राट की दृष्टि सटीक थी। महल के स्वामी सांग यूफेंग ने मन ही मन सोचा, और ड्रैगन सिंहासन पर बैठी उस भव्य आकृति के प्रति उसकी श्रद्धा गुप्त रूप से और भी गहरी हो गई। आप ऐसी प्रतिभा के साथ 15 लीग क्षेत्र तक पहुंच गए हैं,
यहाँ तक कि गानताओ पैलेस भी आपके लिए एक शिष्य के रूप में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त होगा। सोंग यूफेंग ने ली हाओ से उत्सुकता से पूछा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारे टैन पैलेस अकादमी में आने का चुनाव क्यों किया? बाकी लोग भी ली हाओ को उत्सुकता से देखने लगे। क्या यह उस बेजोड़ तकनीक के लिए था या कुछ और? सोंग यूयाओ भी ली हाओ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में गौर से देख रहा था। द रीजन। ली हाओ ने उस दिन को याद किया और पुरानी यादों में खोकर कहा, मुझे लगता है कि यह वही सुबह थी जब मैं बस म्यान्यू सुगंधित क्रिस्प का एक टुकड़ा खाना चाहता था। सब लोग, क्या? उन्होंने विभिन्न उत्तरों पर विचार किया था, लेकिन यह उनमें से नहीं था। आखिर म्यान्यू फ्रेगरेंट क्रिस्प क्या था? कुरकुरे नाश्ते का एक टुकड़ा। लोग टैन पैलेस अकादमी में प्रवेश के लिए कई कारण चाहते थे, मार्शल आर्ट के माध्यम से बदला लेने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बायोडेटा को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी किसी को गहरे तले हुए कुरकुरे नाश्ते के लिए ऐसा करते नहीं सुना था। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सोंग यूफेंग को होश आया और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह सुगंधित कुरकुरा वाकई बहुत स्वादिष्ट होगा। ली हाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने कुछ उत्साह के साथ कहा, अगर आपको मौका मिले तो आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। सही संकेत की तलाश करना याद रखें, ये किंगलियान गली में बूढ़े लियू के परिवार से है। ली हाओ को गंभीरतापूर्वक सिफारिश करते देख हर कोई अचंभित रह गया। किंगलियान गली की खुशबू। सोंग यूयाओ ने खुद से कहा, अनजाने में इसे नोट कर लिया। क्या ये हमारे टैन पैलेस के अद्वितीय ताइजी कियानकुन तलवार कौशल के कारण नहीं हो सकता? हुआंग लिकाओ पूछे बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि ली हाओ का जवाब बहुत टालमटोल वाला था। तले हुए नाश्ते के बारे में यह क्या बकवास थी? टैन पैलेस अकादमी 19 प्रांतों से प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करती है, न केवल इन व्यक्तियों के असाधारण शिक्षण स्तर के कारण, बल्कि इस अद्वितीय तकनीक के कारण भी। ये भी टैन पैलेस अकादमी का खजाना है जो आसानी से दूसरों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो लोग टैन पैलेस के व्हाइट हॉल के शीर्ष छात्र बन सकते हैं, वे निश्चित रूप से इसे सीखने के योग्य हैं। अगर मैं संयोगवश तलवारबाजी सीख सकूं, तो यह वास्तव में अच्छा होगा, ली हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए। वह वास्तव में इस अद्वितीय तकनीक के लिए आया था, लेकिन जैसा कि दूसरे पक्ष ने सोचा था, यह उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। आखिरकार, अगर उसे वास्तव में तत्काल जरूरत होती, तो वह फैंग को पूरी तरह से यह जिम्मेदारी सौंप सकता था कि वह चुपके से एक प्रति छापकर चुरा ले। ली हाओ को ये कहते हुए सुनकर हुआंग लिकाओ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, उसके चेहरे पर, जैसा कि अपेक्षित था, वाला भाव प्रकट हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह बच्चा अपनी भूमिका निभाने में वाकई बहुत अच्छा है, लगभग उसे बेवकूफ़ बना रहा था। सोंग यूफेंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और समझदारी भरी मुस्कान बिखेरी। ली हाओ के टैन पैलेस से चले जाने के बाद सोंग यूफेंग ने दूसरों की ओर देखा और कहा, चूंकि वह ताइजी कियानकुन तलवार के लिए आया है, क्या किसी के पास कोई विचार है? ली परिवार ने सचमुच अपना वादा निभाया। शेन युनकिंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, उस समय ली परिवार के तीसरे बेटे ने हमसे ताइजी कियानकुन तलवार की एक मुद्रित प्रति ली थी। उसने हमें आश्वासन दिया कि इसे कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, और सोचने पर लगता है कि उसने वास्तव में अपना वचन निभाया। वास्तव में, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह युवा साथी हमारे यहाँ आया, एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा। स्पष्ट रूप से ली परिवार के तीसरे बेटे के कार्यों के बारे में उनकी अनुकूल धारणा थी। यद्यपि उस समय ली परिवार के तीसरे बेटे ने अपने आचरण से पूरे टैन पैलेस अकादमी को क्रोधित कर दिया था, लेकिन समय बदल गया था, और अब ली परिवार का तीसरा बेटा बहुत पहले ही सीमाओं से परे युद्ध में मर चुका था, और उन्होंने बीती बातों को भुला दिया था। इसके अलावा, ये कहा गया कि उनकी मृत्यु से पहले ली परिवार के तीसरे बेटे ने ताइजी कियानकुन तलवार का उपयोग 17 दानव राजाओं के बीच में घुसने के लिए किया था, जिससे राक्षसों का एक समूह डर गया था। इसने अद्वितीय तकनीक को दुनिया में अपनी सबसे चमकदार रोशनी चमकाने की अनुमति दी, जिसने कमोबेश उनके टैन पैलेस अकादमी को गौरव दिलाया। उसने अभी अभी नामांकन कराया है, इसलिए हम उसे इतनी आसानी से नहीं दे सकते, है न? किसी ने सोंग यूफेंग की ओर देखते हुए कहा। सोंग यूफेंग का दिल हिल गया, लेकिन वह चुप रहा। तो फिर क्या करें? लड़का 15 ली दायरे में है, और अगर हम उसे व्हाइट हॉल में डाल दें, तो वह कुलीन वर्ग के एक समूह पर दबाव डालने वाले हाथ की तरह होगा। अगर वह चाहे तो शीर्ष स्थान ले सकता है। हम बूढ़े लोग संभवतः नीचे जाकर उससे नहीं लड़ सकते, है न?
झाओ ज़ोंग्युआन ने चिढ़कर कहा, क्या तुम हमारा नियम भूल गए हो? योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी को 3 साल तक 10 पैलेस अकादमी में भाग लेना होगा। अन्यथा, अगर दिव्य जनरल हवेली के असली ड्रैगन आ गए, तो क्या वे जब चाहें इसे नहीं ले लेंगे? बुजुर्ग ने कहा, ये सच है, लेकिन उसे 3 साल तक यहाँ रखना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के समय की बर्बादी होगी, है न? शेन युनकिंग ने ये कहते हुए थोड़ा भौहें से कुढ़ी। आखिरकार, उसने ली हाओ के साथ शतरंज खेला था, ड्रिंक्स शेयर की थी, और यहाँ तक कि उस युवक की बारबेक्यू भी चखी थी, जो वाकई असाधारण थी, इसलिए उसे उसके प्रति थोड़ा पक्षपातपूर्ण महसूस हुआ। अकादमी के नियम इस प्रकार हैं, हम अबली परिवार के लिए कोई अपवाद नहीं बना सकते, है न? एक लंबे चेहरे वाले वरिष्ठ बुजुर्ग ने कठोर चेहरे के साथ कहा। हुआंग लिकाओ ने कहा, हमने इस बार पहले ही नियम तोड़ दिए हैं। मत भूलिए, हम 10 पैलेस अकादमी में प्रतिभाशाली लोगों को पढ़ाते हैं, और प्रतिभाशाली लोगों को परंपराओं को तोड़ना होता है। अगर हम उन्हें कठोर नियमों से बांधते हैं, तो असली समस्याएं तभी पैदा होंगी। लेकिन अगर हम यह मिसाल कायम करते हैं, तो क्या इससे इस तकनीक का मूल्य कम नहीं हो जाएगा? अगर अन्य दिव्य जनरल महलों से प्रतिभाशाली लोग इसका दावा करने आएंगे। लोगों के बीच अंतहीन बहस को देखते हुए सोंग यूफेंग ने सोचा और फिर कहा, क्या हम उसे 2 विकल्प दें? वह या तो 1 साल के लिए 10 पैलेस में पढ़ा सकता है, या हमारे ब्लैक एंड व्हाइट हॉल में नामात्र का शिक्षण पद ले सकता है। इस तरह तलवार मैनुअल को हल्के में पारित नहीं माना जाएगा। महल स्वामी की बातें सुनकर सभी लोग शांत हो गए और एक दूसरे को जानकार भाव से देखने लगे। जब बात चालाकी की आती है तो आप सचमुच मास्टर हैं, पैलेस मास्टर। 10 पैलेस के पास थाउजेंड रेन क्लिफ के बगल में एक गहरे तालाब के किनारे ली हाओ पहाड़ से नीचे उतरते समय इस क्षेत्र से गुजर रहे थे और गहरे और साफ पानी के आकर्षण से प्रभावित होकर उनके दिल में एक इच्छा पैदा हुई। वह तुरंत 10 पैलेस के भीतर छात्र निवास में कागज और स्याही लाने के लिए वापस लौटे, फिर तालाब के किनारे पर लौट आए। उसने अपना चित्रफलक स्थापित किया और तालाब के किनारे चित्र बनाना शुरू कर दिया। चित्रकला की कला के लिए अनुभव प्रणाली काफ़ी उपयोगकर्ता के अनुकूल थी, जिसमें चित्रकला अनुभव की मात्रा चित्रकला के विषय की कलात्मक अवधारणा या संवर्धन स्तर पर निर्भर करती थी। उदाहरण के लिए, एक महान दानव की नकल करने से अधिक अनुभव प्राप्त होगा। यही बात उच्च लोकों वाले व्यक्तियों के चित्रांकन के लिए भी लागू होती है। हालांकि, एक ही छवि को कई बार दोहराने के बाद प्राप्त अनुभव धीरे धीरे कम होता जाता था। इसलिए उन्हें लगातार अलग अलग विषय बनाने की जरूरत थी। लेकिन ली हाओ ने अनुमान लगाया कि यदि वह चित्रकला की कला में आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे संभवतः अनुभव के विचार को अलग रखना होगा और एक निश्चित विषय को पारलौकिक स्तर पर लाना होगा। एक ही चीज को 100 बार, 1000 बार या 10,000 बार 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 चित्रित करने पर ही वह उसकी आत्मा को पकड़ने में सक्षम हो सकता है। हालांकि, उनका चित्रकला अनुभव अभी 5वें चरण पर था, अभी 6ठे चरण के शिखर पर नहीं था, इसलिए वे पहले अपने अनुभव को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बोल्ड, फ्री स्ट्रोक्स के साथ लैंडस्केप पेंटिंग। जल्द ही ली हाओ के हाथ के नीचे बोर्ड ने एक राजसी और खड़ी चट्टान को दर्शाया। फिर उसके ब्रश की एक झलक के साथ गहरे तालाब की रूपरेखा भी दिखाई दी और एक पेंटिंग जो कागज पर खड़ी हुई लग रही थी, उभरी। ली हाओ ने लगातार 3 पेंटिंग बनाई, प्रत्येक पेंटिंग के साथ उनका पेंटिंग अनुभव बढ़ता गया। जोड़ 183, जोड़ 145, जोड़ 92। तालाब के तल पर पत्थरों पर एक विशाल छाया कुंडली मारे बैठी थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं, जासूसी किए जाने की अनुभूति से परेशान होकर, एक ऐसी अनुभूति जो उसे काफी असहज लगी, जिसने उसके किंगमैन को परेशान कर दिया। एक झटके के साथ उसका आध्यात्मिक विचार बाहर निकल गया और उसने बैंक में एक युवक को खोज लिया। ये छोटा सा भूत किसका है? उसने धीरे से कहा, अचानक पत्थरों से उठकर तेजी से तालाब के मुहाने की ओर तैरते हुए और बाहर छलांग लगा दी। छप छप पानी के किनारे पर गिरने की आवाज। ली हाओ, जो चौथी बार पेंटिंग कर रहा था, गहरे तालाब और खड़ी चट्टान के दृश्य का पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर रहा था। उसने तालाब के पानी में अचानक उछाल और टूटन देखी, जिससे पूरी तरह नीले रंग में भीगा हुआ काइलिन दिखाई दिया। वह चकित रह गया, एक जल काइलिन। उसने आश्चर्य से उस प्राणी को देखा, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, बड़ी आंखें छोटी आंखों से मिली हुई थीं। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुरंत भाग जाओ। जल काइलिन ने अपने सिर से बूंदों को झाड़ दिया और एक सुंदर आवाज में डांटा, आश्चर्यजनक रूप से एक महिला के झरने के पानी की झंझनाहट की तरह।
ली हाओ ने सुना था कि टैन पैलेस अकादमी के संस्थापक पैलेस मास्टर ने एक बार टैन पैलेस की रक्षा और सुरक्षा के लिए काइलिन महान दानव को वश में किया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह उसकी आंखों के सामने होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह चार्ल्स टैन क्षेत्र का एक महान दानव राजा है। ली हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं, चमकीले सितारों की तरह चमकने लगीं। वरिष्ठ, ली हाओ ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। उनका रवैया अत्यंत सम्मानजनक था। क्या मुझे आपका चित्र बनाने का सम्मान मिल सकता है? यदि वह इस जल काइलिन को चित्रित कर सके तो उसका चित्रकला अनुभव निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। ली हाओ ने पहले ही दूसरे बड़े और फैंग के साथ साथ पांचवें बड़े से सारी ऊन प्राप्त कर ली थी। उन्होंने उसे पर्याप्त मात्रा में चित्रकारी का अनुभव प्रदान किया था। जल काइलिन अचंभित रह गया। उसने अपना सिर झुका लिया और उसके मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या अकादमी का ये शिष्य मार्शल आर्ट के प्रति इतना आसक्त था कि वह अपना दिमाग खो बैठा था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पानी के काइलिन की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसके नथुने से एक खर्राटों की आवाज आ रही थी। आसपास के तालाब का पानी जमने वाला लग रहा था, जिससे एक भारी ठंड निकल रही थी। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ली हाओ को पता था कि यह धोखा था, क्योंकि जल काइलिन टैन पैलेस के शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जब तक कि कोई शिष्य बहुत आगे न चला जाए और वास्तव में उसे क्रोधित न कर दे। हालांकि उस समय प्रदर्शित की गई शक्ति को देखकर ली हाओ को थोड़ा डर लगा। आखिरकार न तो दूसरे बड़े ने और न ही अन्य लोगों ने उससे पहले कभी ऐसी दिव्य शक्ति दिखाई थी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ये जूनियर पहाड़ के नीचेली परिवार से है। सीनियर, अगर आपने मुझे खा लिया तो मुझे डर है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होगा। ली परिवार। पानी में ठंडक महसूस होने पर काइलिन की आंखें थोड़ी डगमगा गईं। इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं से भी ज्यादा हो सकता है कि इसकी वजह से त्वचा की एक परत भी उतर जाए। भले ही मैं तुम्हें न खाऊं, थोड़ी शारीरिक सजा ही काफी होगी और तुम्हारा ली परिवार मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, वाटर काइलिन ने ठंडे स्वर में कहा। अपने शब्दों के बावजूद उसका ली हाओ को नुकसान पहुंचाने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था, क्योंकि अगर ली परिवार के वे बूढ़े युवा उससे सवाल करने आए तो ये कुछ हद तक गलत होगा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि तुम्हारे बच्चे ने मेरी शांतिपूर्ण नींद में खलल डाला, इसलिए मैंने उसे पीटा। क्या ऐसा हो सकता था? आखिरकार वह उनका सीनियर था। मानव जाति के मानदंडों के अनुसार इसमें कुछ उदारता दिखानी चाहिए। ये सोचते हुए वह कुछ हद तक नाराज हो गया और तालाब के पानी को हिलाया, ली हाओ को उठाकर उसे उड़ाने के लिए। अप्रत्याशित रूप से उस समय ली हाओ अचानक चिल्लाया, हिलना मत वरिष्ठ, कृपया हिले नहीं। ली हाओ ने उत्सुकता से कहा, बस एक मिनट वरिष्ठ, कृपया अपनी वर्तमान मुद्रा बनाए रखें, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर सकता हूँ। जल काइलिन की बड़ी शुद्ध नीली आंखों में घबराहट का एक निशान दिखाई दिया। अब तक ली हाओ ने अपना ब्रश उठा लिया था और वह कैनवास पर उत्साहपूर्वक पेंटिंग कर रहा था। उसके सामने का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वाटर काइलिन एमरल्ड तालाब पर खड़ा था, जो चारों ओर से उफनते पानी से घिरा था, तथा उसके बगल में 1000 रेंज चट्टान थी। इस पेंटिंग को अद्वितीय माना जा सकता है। आप वरिष्ठ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया शांत रहें। शर्मिंदा लेकिन अजीब बात यह है कि जल काइलिन ने उसकी बात मान ली, क्योंकि 1000 सालों में उसे ऐसे अजीबोगरीब छोटे जीव का सामना नहीं करना पड़ा था। वह क्या कर रहा था? ये देखकर कि वाटर काइलिन वास्तव में स्थिर था, ली हाओ की नज़र तेज हो गई और वह पूरी तरह से ध्यान से कागज को देखने लगा। वह इस प्रक्रिया में कुछ हद तक खोया हुआ था। उसके ब्रश स्ट्रोक तेज थे, स्याही सुंदरता से प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि उनकी गतिविधियां सहज और तरल थीं, तथा स्पर्श हल्के और भारी थे, जिससे गहराई की स्पष्ट परतें बन रही थीं। आधे अगरबत्ती के समय के बाद, जब ली हाओ लगभग समाप्त हो चुका था, जल काइलिन अधीर हो गया था। तालाब के पानी को नीचे गिराने के लिए उसने प्रयास किया और कहा, अरे तुम क्या चाल चल रहे हो? सौभाग्य से तब तक ली हाओ ने तालाब की उफनती लहरों को चित्रित करना समाप्त कर दिया था। वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसका ब्रश कैनवास पर तेजी से नाच रहा था। अंत में जब उसने तालाब के किनारे घास के आखिरी पत्ते को अपने ब्रश से पूरा किया तो पूरी पेंटिंग पूरी हो गई। पेंटिंग अनुभव जोड़ 1986। इतने बड़े अनुभव से आश्चर्यचकित ली हाओ बहुत खुश हुआ। यह एक पेंटिंग उसकी सैकड़ों पेंटिंग्स के बराबर थी। धन्यवाद सीनियर। होश में आते हुए ली हाओ ने जल काइलिन की क्रोधित आंखों को देखा और जल्दी से कृतज्ञता में गहरा सिर झुकाया।
उनका आभार सिर्फ अनुभव के लिए ही नहीं था, बल्कि विषय के सहयोग के लिए भी था, जिसके कारण उन्हें ऐसी पेंटिंग पूरी करने का अवसर मिला। चित्रकला की कला में डूबे रहने के कारण चित्रकला के प्रति उनका प्रेम उतना ही प्रबल हो गया था, जितना कि अनुभव प्राप्त करने से उन्हें खुशी मिलती थी। क्या ये समाप्त हो गया है? जल काइलिन ने भौहें उठाईं। मानव व्यवहार को कुछ हद तक समझते हुए उसने उदासीनता से आदेश दिया, मुझे इसे देखने दो। ली हाओ ने कैनवास को घुमाते हुए सिर हिलाया। तुरंत ही जल काइलिन के सामने एक अत्यंत सुंदर पेंटिंग प्रकट हुई। तलवारों की तरह तीखी चट्टानें, एकाकी और गहरा एमरल्ड तालाब और उसके ऊपर खड़ा राजसी नीला काइलिन, जिसके चारों ओर प्रचंड लहरें हैं, जैसे जल का राजा। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। क्या ये पेंटिंग में काइलिन ही था? क्या ये वास्तव में इतना सुंदर लग रहा था? तेजी से जल काइलिन का रूप चमक उठा और वह एमरल्ड तालाब से बाहर निकल आया। जैसे ही उसके अगले खुरों ने हवा को छुआ, उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया और पलक झपकते ही वह नीले वस्त्रों में लिपटी एक महिला में बदल गई। उसके बाल पानी की तरह नीले थे, उसकी आंख के कोने पर एक आंसू के आकार का निशान था, उसका चेहरा किसी को भी चौंका देने वाला था, और उसके पीले, नंगे पैर धीरे धीरे आगे बढ़े, कैनवास के सामने तैरते हुए। कैनवास पर स्याही अभी तक सूखी नहीं थी, और जल काइलिन को भी पता था कि अब उसे छूने से पेंटिंग खराब हो जाएगी। उसने ध्यान से देखा, और जितना ज्यादा वह देखती, उतना ही उसे यह अच्छा लगता। उसके दिल में जो अधीरता थी, वह पहले ही धुएं और बादलों की तरह बिखर चुकी थी। उसकी खूबसूरत आंखें ली हाओ की ओर मुड़ गईं। क्या तुमने ये चित्र मेरे लिए बनाया है? क्या आपको ये पसंद है, सीनियर? ली हाओ ने उसकी आंखों में खुशी देखी और राहत की सांस लिए बिना न रह सका। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर सीनियर को ये पसंद है, तो यह आपके लिए एक उपहार है। पानी की काइलिन ने मुस्कुराहट बिखेरी, जिससे पूरा ठंडा तालाब और भी ज्यादा चमकीला लगने लगा। वह हल्के से हंसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसानों में इतना कुशल चित्रकार मिलेगा, आपने तो कमाल का काम किया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद कागज पर खड़ा हूँ। जब तक सीनियर को ये पसंद है। चित्रकारी का मतलब सिर्फ नकल करना नहीं है, यह एक कलात्मक संवर्धन है, जैसे कोई फिल्टर लगाना जिससे वह स्वाभाविक रूप से अच्छी दिखे। ली हाओ ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं आपके वर्तमान मानव रूप का चित्र बनाऊं? इस बार जल काइलिन ने विचार को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने रुचि दिखाई और ली हाओ की ओर देखा। क्या तुम अभी भी पेंटिंग कर सकते हो? जहां तक पेंटिंग की बात है, अगर सीनियर सहयोग करें तो मैं पूरे दिन पेंटिंग कर सकता हूं। ली हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे देखने के लिए एक और चित्र बनाओ। जल काइलिन ने सहमति जताई। अच्छा, ली हाओ ने इसे लाभ प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर मानते हुए तुरंत सहमति दे दी। वरिष्ठ, कृपया तालाब के किनारे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा किनारे की ओर। हाँ, ऐसे ही। ली हाओ ने उसे एक पार्श्व मुद्रा में रहने को कहा, जो उसकी अद्भुत सुंदरता के साथ मिलकर उसे एमरल्ड तालाब के किनारे खड़ी एक उदास और सौम्य महिला जैसा बना रहा था। वह तेजी से चित्र बनाने लगा। जब एक अगरबत्ती जलकर खाक हो गई, कला का दूसरा टुकड़ा पूरा हो गया। पेंटिंग अनुभव जोड़ 1738। अनुभव में कोई कमी नहीं आई, मुख्यतः इसलिए क्योंकि नए रूप में रूपांतरण से एक अलग मुद्रा सामने आई। ली हाओ ने जल्दी से पेंटिंग उसे सौंप दी। जल काइलिन ने उस पर नजर डाली और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। पेंटिंग में महिला दुखी और उदास थी, जो सांसारिक दुनिया से अलग एक जल लिली की तरह एक उत्कृष्ट अकेलापन और पवित्रता को प्रकट कर रही थी। ये वास्तव में मैं हूँ। वाटर काइलिन को लगा कि पेंटिंग में महिला उसकी वास्तविक छवि से कहीं बेहतर दिख रही थी। और उसके चेहरे पर जो दुख की झलक है, क्या वह उसके हृदय का सच्चा प्रतिबिंब हो सकता है? ठंडे तालाब में अकेले 1000 साल के एकांत में टैन पैलेस इंसानों का घर था, उसका अपना नहीं। इन हलचल भरे मानवीय शहरों में उसका अकेलापन और भी गहरा लग रहा था। पेंटिंग को देखते देखते वह धीरे धीरे मंत्रमुग्ध हो गई। उसे तल्लीन देखकर ली हाओ ने उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने चुपचाप कैनवास को व्यवस्थित किया, और फिर एक बार उसने उसके मंत्रमुग्ध रूप को कैद कर लिया। उस युग में जब तस्वीरें नहीं थीं, उनकी पेंटिंग्स समय के क्षणों को कैद कर सकती थीं। ली हाओ ने सोचा कि अधिकतर लोग शायद उन्हें पसंद करेंगे। जल्द ही तीसरी पेंटिंग भी बनकर तैयार हो गई। पेंटिंग अनुभव जोड़ 1541। अनुभव थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी भी काफ़ी था। सिर्फ 3 पेंटिंग्स से उन्हें 5000 से अधिक अनुभव अंक प्राप्त हुए, जो कि एक वास्तविक अप्रत्याशित लाभ था।
जब ली हाओ ने पेंटिंग पूरी कर ली तो जल काइलिन भी अपने होश में आ गई और पूछा, क्या आपका काम पूरा हो गया है? तो आखिरकार तुमने देखा। ली हाओ ने चुपके से अपने दिल में ठहाका लगाया। उसने उसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, फिर भी उसने एक मंत्रमुग्ध मुद्रा बनाए रखी। ये दर्शाता है कि वह स्वेच्छा से सहयोग कर रही थी। ये खत्म हो गया है। ली हाओ ने सिर हिलाया और कैनवास उसकी ओर घुमा दिया। तीसरी पेंटिंग को देखकर वाटर काइलिन की आंखों में एक गहरी मुस्कान उभर आई। मंत्रमुग्ध भाव जीवंत और जीवंत था। उसकी स्पष्ट आंखों में प्रकाश की किरणें कोणीय प्रतिबिंब बना रही थीं, जो असंख्य विचारों को आश्रय दे रही थीं। उसने सचमुच 1000 साल पहले की कुछ यादों को फिर से ताज़ा कर लिया था और उसने इसे समझ लिया था। क्या ये मानव बालक सचमुच उसे पढ़ सकता है? वाटर काइलिन ने ली हाओ को देखा, उसकी नज़रें पहले से ज्यादा मिलनसार हो गई थीं। उसने कहा, तुम्हारी पेंटिंग की कला वाकई प्रभावशाली है। क्या तुमने कहा कि तुम ली परिवार के वंशज हो? हाँ, ली हाओ ने सिर हिलाया। जल काइलिन ने उत्सुकता से कहा, दिव्य जनरल मैंशन ली परिवार पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ, परिवार के नियम सख्त हैं और सभी कबीले के सदस्य मार्शल कलाकार हैं। वे आपको ऐसी छोटी छोटी कलाओं में हाथ आजमाने की अनुमति कैसे देते हैं? चित्रकला आवश्यक रूप से कोई छोटी कला नहीं है। ली हाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा साधना और चित्रकारी एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे समय आते हैं जब व्यक्ति अभ्यास करते करते थक जाता है। ओह! जल काइलिन ने भौहें उठाईं। ली हाओ ने अस्थायी रूप से अपने असंख्य गुणों को छुपाया, अपनी 15 ली आभा को मुक्त किया और फिर असंख्य गुणों को पुनः सक्रिय किया। जल काइलिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जब उसने ली हाओ को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। 15 ली, फिर भी उसका रक्त और अस्थि सार इतना ताज़ा और कोमल लग रहा था। वरिष्ठ, चूंकि आज हमारे पास कुछ खाली समय है, तो क्यों न मैं आपके लिए कुछ और चित्र बनाऊं? ली हाओ ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव दिया। जल काइलिन ने उसके हाथों में पड़े कागज पर नजर डाली, जिसे उसने जबरदस्ती सुखा दिया था, और सिर हिलाया, ये ठीक है। ली हाओ मन ही मन मुस्कुराए और तुरंत उसे एमरल्ड तालाब के किनारे खड़ा करके पेंटिंग जारी रखने को कहा। जल्द ही एक के बाद एक पेंटिंग पूरी हो गई। 11 कैनवस चित्रित करने के बाद 12वें के लिए चित्रकला अनुभव में केवल 351 अंकों की वृद्धि हुई थी। यद्यपि अन्य विषयों की पेंटिंग की तुलना में ये पहले की तुलना में बहुत कम था, फिर भी इसे उदार माना गया। चलो आज यहीं रुकें। जल काइलिन ने नवीनतम पेंटिंग ली, उस पर नजर डाली। उसका चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान से चमक रहा था। क्या आप असंतुष्ट हैं, सीनियर? ली हाओ, जो पेंटिंग जारी रखने वाला था, ने पूछा। वाटर काइलिन ने अपना सिर हिलाया, आज मेरा रूप बहुत सादा है। आपकी पेंटिंग का हुनर इतना शानदार है, मुझे आपकी अगली पेंटिंग के लिए थोड़ा और सजना संवरना चाहिए। ली हाओ कुछ क्षणों के लिए शब्दों के अभाव में था, ये सोचकर कि सुंदरता के प्रति प्रेम ऐसी चीज है जो हर किसी में होती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महान दानव राजा के पास भी यह होगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज उनका लुक काफी सुंदर नहीं था? लेकिन ली हाओ को लगा कि वह पहले से ही सुंदर है। ठीक है, फिर। ली हाओ ने जोर नहीं दिया, क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी थे। तुम्हारा नाम क्या है? जल काइलिन ने पूछा। ली हाओ। जल काइलिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये नाम थोड़ा अहंकारपूर्ण लग रहा था, और यह नाम अधिक उपयुक्त होता यदि ली हाओ शाही परिवार से संबंधित होता। वरिष्ठ, आपका नाम? ली हाओ ने बातचीत का मौका न गंवाते हुए पूछा। मैंने अपना उपनाम पहले पैलेस मास्टर से लिया है, मेरा पारिवारिक नाम सोंग है। जल काइलिन मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम सोंग क्यूमो है। सोंग क्यूमो। ली हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ क्यूमो, अगली बार जब मैं खाली होऊंगा तो मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा। तब मैं आपको कैसे बुलाऊं? बस तालाब के पानी को धीरे से छुओ और मुझे पता चल जाएगा, सोंग क्यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा। ली हाओ को ये याद आया और उसने सिर हिलाया, जब तक हम फिर से मिलेंगे, सीनियर। सोंग क्यूमो ने हल्के से हाथ हिलाया, पीछे मुड़ा और लगभग 1 दर्जन पेंटिंग्स को साथ लेकर एमरल्ड तालाब में चला गया। उसकी शक्ति ने चित्रों को एक झिल्ली की तरह ढक दिया था, जिससे पानी उन्हें छू नहीं पाया। इस गोता को पूरे 10 अंक मिलने चाहिए, ली हाओ ने मन ही मन सोचा जब उसने उसे एक भी छपकाए बिना ठंडे तालाब में प्रवेश करते देखा। उन्होंने तुरंत अपना ड्राइंग बोर्ड नहीं हटाया, बल्कि ठंडे तालाब और चट्टान का चित्र बनाना जारी रखा। चित्रों में जल काइलिन सोंग क्यूमो के बिना भी दृश्यों की विशुद्ध सुंदरता ने ही भरपूर अनुभव प्रदान किया।
ली हाओ ने अपने मन में भव्य और प्रभावशाली दृश्य, यहाँ तक कि विचित्र और क्रूर प्राणियों की भी कल्पना करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें चित्रित करने से प्राप्त अनुभव बहुत कम था। उसे पता नहीं क्यों, शायद उसमें कुछ बारीक विवरण या आकर्षण की कमी थी। इसके बाद उन्होंने 4 या 5 और सोलिटरी क्लिफ और कोल्ड पूल पेंटिंग्स बनाईं। 5 से 600 अनुभव अंक प्राप्त करने के बाद ली हाओ को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, लेकिन तभी उसने किसी को कविता पढ़ते हुए सुना। थके हुए पहाड़ों के साथ खड़ी चट्टानें, स्वर्ग के आंसुओं की तरह बहते सफ़ेद बादल। ये संकरा रास्ता कहाँ जाता है, कौन मेरे इरादों को समझ सकता है। जैसे ही वह बोल रहा था, एक व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आया, और जैसे ही ली हाओ मुड़ा, नवागंतुक ने भी उसकी ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की पहचान पहचानते हुए एक दूसरे को देखा। एक राजकुमार। ली हाओ को आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति अल्फा अकादमी के 2 राजकुमारों में से एक था, जिसका नाम जियांग हानेक्सिंग था। जियांग हानेक्सिंग ने भी ली हाओ को पहचान लिया। अगर आज अल्फा अकादमी में किसी ने हलचल मचाई थी, तो वह निस्संदेह ली परिवार का ये युवा मास्टर था। जिस क्षण से उसने अल्फा अकादमी में प्रवेश किया था, उसने वांग हान और ली हाओ के साथ साथ दिव्य जनरल हवेली के अन्य वंशजों को भी देखा था, हालांकि उसने उनसे संपर्क नहीं किया था। ये सोचकर कि उसने यहाँ आते समय कविता पढ़ी है, जियांग हानेक्सिंग ने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो गया है, कुछ गर्म और परेशान है। अरे, यहाँ कोई क्यों है? लेकिन यह आदमी एक सैन्य जनरल का बेटा है, वह शायद कविता की बारीकियों की सराहना नहीं कर सकता है ना? उनकी संक्षिप्त मुलाकात के बाद जियांग हानेक्सिंग ने अपने चेहरे की गर्मी को नियंत्रित किया और उनका अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। युवा मास्टर ली, नमस्ते। ली हाओ ने बहुत औपचारिकता से जवाब दिया। उसे वास्तव में शाही परिवार के इन सदस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियांग ये नाम के दूसरे राजकुमार ने स्कूल की शुरुआत में उनसे और ली युवांझाओ से मित्रता करने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन युवक की महत्वाकांक्षा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, और ली हाओ शाही परिवार से जुड़े किसी भी परेशानी भरे मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने युआनझाओ को इन लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी, क्योंकि ये पानी आसानी से चलने के लिए उपयुक्त नहीं था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जियांग हानेक्सिंग ने उत्सुकता से ली हाओ के सामने रखे ड्राइंग बोर्ड का निरीक्षण किया। उसे आश्चर्य नहीं होता अगर ली हाओ अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए यहाँ होता। लेकिन वह कलम और स्याही से क्या कर रहा था? ये देखते हुए कि ली हाओ को ब्लैक एंड व्हाइट हॉल में असाधारण रूप से अनुमति दी गई थी और वह पहले ही आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र में चढ़ चुका था, जियांग हानेक्सिंग की निगाहें थोड़ी अधिक गंभीर हो गईं। स्केचंग, ली हाओ ने लापरवाही से कहा, अपनी नज़र हटा ली और एक बार फिर पेंटिंग शुरू करने के लिए स्याही तैयार करने में खुद को व्यस्त कर लिया। जियांग हानेक्सिंग कुछ हद तक हैरान था, उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक दिख रही थी। वह अल्फा अकादमी में ली परिवार के इस युवा मास्टर को गुप्त रूप से देख रहा था। आखिरकार, ये नाम उनके अपने सम्राट पिता ने दिया था। उसने अपनी माँ से यह बात उसके जन्म से ही सुनी थी। अकादमी में उससे मिलने पर वह अपनी माँ की बात पर विशेष ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। ली हाओ के कार्य वास्तव में असाधारण थे। शुरू में जियांग हानेक्सिंग को ये सोचकर पछतावा हुआ कि ली परिवार के इस तरह के पक्षपात ने उसे बिगाड़ दिया है। लेकिन आज, शिक्षक सू येहुआ के शब्दों को सुनने के बाद, उन्हें समझ में आया कि यह एक गहरी छिपी हुई प्रतिभा थी। स्केचंग, जियांग हानेक्सिंग उत्सुकता से आगे बढ़े और देखा कि ली हाओ ने पेंटिंग शुरू कर दी है। एकांत पहाड़ और ठंडा तालाब कागज पर उभर आया, जिसे अविश्वसनीय रूप से जीवंत और मनोरम तरीके से दर्शाया गया। वह मंत्रमुग्ध हो गया। शाही परिवार से होने के कारण उन्हें छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन उन्हें कविता और पुस्तकों का भी शौक था, इसलिए वे निश्चित रूप से पहचान सकते थे कि चित्रकला कौशल उल्लेखनीय रूप से उत्कृष्ट था। ली हाओ द्वारा पेंटिंग समाप्त करने के बाद जियांग हानेक्सिंग से न रहा गया और उसने पूछा, ली, क्या तुम भी पेंटिंग कर सकते हो? अपनी आंखें हिलाए बिना ली हाओ ने अपने ब्रश से लिखना जारी रखा, क्या आप भी कविता नहीं लिख सकते? कविता का जिक्र आते ही जियांग हानेक्सिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जितना भी उसे यह पसंद था, सक्षम होना एक अलग मामला था। वह सचमुच थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन उन्होंने जो कविता सुनाई, वह गंभीरता से नहीं लिखी गई थी। शब्दों और वाक्यांशों का चयन सहज रूप से हुआ था, जो बिना किसी सावधानी के उनके दिल की कुंठाओं को व्यक्त करता था। ली, क्या तुम कविता भी समझती हो? थोड़ा। ओह,
जियांग हानिक सिंह ने काफी आश्चर्यचकित और उत्सुक होकर कहा, तो फिर आप एक कविता क्यों नहीं लिखते, ली? कविता लिखें। ली हाओ ने उसकी ओर देखा। उसका खुद का कविता अनुभव पहले से ही 3 चरणों तक पूरी तरह से समतल था, फिर भी उसने कविता हृदय को नहीं समझा था और कविताएं लिखना उसका मजबूत पक्ष नहीं था। बिल्कुल, क्यों नहीं? आपने जो ठंडा पूल चित्रित किया है उसे अपनी कविता का विषय बनाए और आइए हम दोनों मिलकर एक कविता लिखें, कैसा रहेगा? जियांग हानशिंग एक कविता द्वंद्व के लिए उत्सुक थे और ली हाओ के साथ अपने कौशल की तुलना करना चाहते थे ताकि पहले उनके द्वारा किए गए आकस्मिक कविता पाठ के लिए कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके, कहीं ऐसा न हो कि लोग ये सोचें कि कविता का उनका वास्तविक स्तर यही है। ली हाओ ने नज़र घुमाई और कहा, ठंडा पूल तुम कहते हो? तो तुम पहले जाओ, तुम्हें शुरू करना चाहिए, ली। मेरी काव्यात्मक प्रतिभा उथली है, मुझे और अधिक विचार करने की ज़रूरत है, जियांग ने तुरंत जवाब दिया। ली हाओ को नहीं लगा कि वह विनम्र हो रहा है। जियांग ने पहले जो खराब कविता सुनाई थी उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने तो बंदी भी ठीक से नहीं की थी। ठीक है, ली हाओ, जो हमेशा ही चंचल स्वभाव के थे, ने ज़्यादा नहीं सोचा और कहना शुरू कर दिया। ली बाई अपनी नाव में निकल पड़ता है, अचानक नदी के किनारे से गाना सुनाई देता है। पीच ब्लॉसम तालाब का पानी 1000 फीट गहरा है, लेकिन वांग लुन द्वारा मुझे दिए गए उपहार जितना गहरा नहीं है। जैसे ही उन्होंने एक कविता समाप्त की, उनका हाथ चित्र बनाना बंद नहीं हुआ, उन्होंने रेखाचित्र बनाना जारी रखा। अतीत में अमर कवि की एक कविता सुनाने से उससे सैकड़ों अनुभव अंक प्राप्त होते थे, लेकिन अब उसका अनुभव पहले से ही अधिकतम हो चुका था, उसे एक रत्ती भी अनुभव नहीं मिल रहा था। मूल के प्रति सम्मान रखते हुए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बदला। पृष्ठभूमि में फिट नहीं हो रहा। हाँ, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। जियांग हानशिंग ने कुछ हद तक चकित होकर सुना, इस कविता में एक विशेष आकर्षण था। ली, आपने ये कविता मौके पर तो नहीं लिखी, है न? जियांग हानिक सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि कविता में दर्शाई गई स्थिति उनके वर्तमान परिवेश से मेल नहीं खाती। ली हाओ ने जवाब दिया, बस मुझे बताओ कि क्या वहाँ कोई तालाब है? जियांग हानिक सिंह अवाक रह गई। वास्तव में वहाँ एक तालाब था, लेकिन कोई आड़ू के फूल कहाँ थे? यहाँ आड़ू के फूल का एक भूत भी नहीं था। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या यह आपने स्वयं लिखा है या? उसकी आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। वैसे भी आप इस दुनिया में कोई दूसरा लेखक नहीं पा सकते, ली हाओ ने शांत भाव से कहा। उनके आत्मविश्वास से भरे जवाब को देखकर जियांग हानिक सिंह थोड़ा चौंक गए और आगे पूछा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कविता में उल्लिखित ली बाई कौन है? ली हाओ ने उत्तर दिया, एक ली के रूप में, स्वाभाविक रूप से वह ली परिवार के मेरे पूर्वजों में से एक है। और वांग लुन कौन है? मेरे पूर्वज का सबसे बड़ा भाई। दुनिया में शीर्ष भाई क्या है? जियांग हानिक सिंह पूरी तरह से हैरान दिख रहे थे। अब तुम्हारी बारी है, ली हाओ ने उसे देखा। होश में आने पर जियांग हानिक सिंह कुछ अवाक रह गया। सौभाग्य से वह थोड़ा चालाक था। उसने पहले ही ठंडे तालाब में झरने के बारे में एक कविता लिखी थी, जिसे वह आज आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह वर्तमान परिदृश्य के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता, फिर भी यह निस्संदेह ली हाओ की अपमानजनक कविता से कहीं बेहतर है। जल्द ही जियांग हानिक सिंह ने भी अपनी कविता सुनाना समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने संतुष्ट भाव से ली हाओ की ओर देखा। ली, मेरी कविता के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत नम, ली हाओ ने मन ही मन हल्के से मुस्कुराते हुए सहजता से जवाब दिया। जियांग हानिक सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ली की कविता हमारे सामने मौजूद सुंदरता से मेल नहीं खाती, फिर भी यह काफ़ी अच्छी है। तो तुम वाकई बहुत घमंडी हो गए। ली हाओ ने उसकी तरफ देखा और सोचा, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी है। तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। क्या हम एक और लें? एक साहित्यिक प्रतिलिपिकार के रूप में ली हाओ मूल रचना को अपमानित नहीं होने दे सकते थे और उन्होंने तुरंत उसे प्रबुद्ध करने का निर्णय लिया। ओह, जियांग हानिक सिंह के चेहरे पर थोड़ी सी अभिव्यक्ति बदल गई। वह थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। एक और? इस बार विषय क्या होना चाहिए? आप चुनते हैं। शायद झरना। झरना, ली हाओ हंसा। क्या आप अपनी कमजोरी की ओर बढ़ रहे हैं? अच्छा, ली हाओ ने तुरंत सहमति जताई, फिर लिखना बंद कर दिया, ऊपर देखा और सहजता से एक कविता सुनाई, माउंट लू पर झरने का दृश्य। जब उन्होंने ये वाक्य सुनाया, 3000 फीट की छलांग से ऐसा लगता है मानो आकाशगंगा स्वर्ग से उतर आई हो, तो जियांग हानिक सिंह पहले ही स्तब्ध रह गए थे। उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था और आंखें खुली हुई थीं।
जियांग हानशिंग पिछली कविता से विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन ये कविता बिल्कुल सटीक थी, मानो वह अपनी आंखों के सामने झरने की गिरती और तेज बहती छवि देख रहे हों। आकाश से गिरती हुई आकाशगंगा शब्दों का ऐसा चयन बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। दूसरे पक्ष को विस्मय में डूबा देखकर ली हाओ ने हल्की मुस्कान दी, ये सोचकर कि प्राचीन लोगों द्वारा झरनों का वर्णन करने वाली बहुत सी क्लासिक कविताएं हैं। वह डू का उपयोग करना चाहता था, लेकिन कविता ऋषि को यह चेहरा दिखाने देना अधिक उचित लगा। जियांग हानशिंग ने फिर से प्रयास करने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक वह जारी नहीं रख सका। ऐसा लगा जैसे इस कविता ने झरने के सार को पूरी तरह से पकड़ लिया हो। यद्यपि यह कविता ली हाओ द्वारा मौके पर नहीं लिखी गई थी, बल्कि उनके अपने संग्रह से निकाली गई थी, फिर भी ये ली हाओ की प्रतिभा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त थी। मौके पर रचना करने के विचार महज बातें हैं, आखिरकार वे मार्शल आर्टिस्ट हैं, हनलिन अकादमी के उन महान विद्वानों में से नहीं जो अपना दिन किताबों में सुंदरियों की खोज में बिताते हैं। ली, मैं आपकी कविता से पूरी तरह से प्रभावित हूँ, जियांग हानशिंग ने झुककर स्वीकार किया। जानकर खुशी हुई कि ये देखकर ली हाओ ने फिर से चित्र बनाने के लिए ब्रश उठाया। ली, आप दिव्य जनरल भवन में पैदा हुए, फिर भी आपके पास कविता और चित्रकला दोनों में इतनी गहन महारत है, क्या आपके भवन के बुजुर्गों को कोई आपत्ति नहीं है? जियांग हानशिंग ने जिज्ञासा से पूछा। बेशक, वे करते हैं। तो फिर कैसे? वे इसे नियंत्रित करने में कामयाब नहीं हुए। जियांग हानशिंग एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसे लगा कि वह वास्तव में एक मनोरंजक व्यक्ति से मिला था। ये जियांग हानशिंग और ली हाओ के बीच पहली बातचीत थी, जो वर्षों बाद भी उन्हें स्पष्ट रूप से याद है। ली हाओ ने जियांग हानशिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और चित्रकारी जारी रखी। ये देखकर कि ली हाओ ध्यान केंद्रित कर रहा था, जियांग हानशिंग ने उसे परेशान करने के लिए कोई और शोर नहीं किया, बल्कि चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन, इससे पहले कि ली हाओ जल काइलिन को चित्रित करने के लिए ठंडे पूल में जाता, उसे शेन युनकिंग द्वारा टैन पैलेस में बुलाया गया। सोंग यूफेंग द्वारा रखी गई 2 शर्तों को सुनकर ली हाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने मानद प्रोफेसर बनने का निर्णय लेने में ज़्यादा संघर्ष नहीं किया। 1 साल तक वहां रहना बहुत लंबा समय था। हालांकि उनकी अपनी एक शर्त भी थी, वह ये कि सोंग यूफेंग सहित सभी लोग और तान पैलेस के सभी बुजुर्ग एक बात पर उनके साथ सहयोग करें, और वह था उसे पेंटिंग करने देना। आधुनिक शब्दों में कहें तो इसका मतलब था आदर्श बनना। ली हाओ के अजीब अनुरोध को सुनकर सोंग यूफेंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन यह एक मामूली बात थी और उसने बिना मना किए सहमति दे दी। इसे ली परिवार के इस प्रतिभाशाली सदस्य की एक विचित्रता माना। मानद प्रोफेसर के रूप में उन्हें प्रति वर्ष 3 कक्षाएं पढ़ानी होंगी, और यदि वे किसी वर्ष नहीं पढ़ाएंगे तो ये काम अगले वर्ष में जमा हो जाएगा। मानद प्रोफेसर का कार्यकाल 10 वर्ष का था। इसका मतलब है कि कुल 30 कक्षाएं, जो अपेक्षाकृत आसान थी। ली हाओ के चयन का पूर्वानुमान लगाते हुए सोंग यूफेंग ने ली हाओ को यह भी बताया कि जिन शिष्यों को वह शिक्षा देगा, वे अल्फा अकादमी से नहीं, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट हॉल से होंगे। जहां तक इसकी बात है, ली हाओ को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ सिखाना था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई सुनता है या नहीं, या सुनने के लिए कौन आता है। ली हाओ को तुरंत सहमत होते देख सोंग यूफेंग के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि युवा और वृद्ध दोनों को वह मिल गया जो वे चाहते थे, जिससे सहयोग बहुत सुखद हो गया। टैन पैलेस को छोड़कर ली हाओ ठंडे पूल की ओर भागने वाला था, लेकिन अचानक ली युवांझाओ ने उसे ढूंढ लिया। हाओ, वुशुंग वापस आ गया है, उन्होंने कहा। ली हाओ को देखकर ली युवांझाओ ने कहा, बड़ी महिला ने कहा है कि आज रात वुशुंग का स्वागत करने और उसकी यात्रा की धूल को साफ करने के लिए एक पारिवारिक भोज होगा। उसने हम सभी को जल्दी वापस आने के लिए कहा है। ली हाओ एक पल के लिए अचंभित रह गया। सोचने के बाद उसके दिमाग में एक सुंदर जवान लड़की की छवि उभरी। कई वर्ष पहले 5वीं महिला ने आंसू भरी आंखों से उसे एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा था, जो देखने में एक बच्चे जैसा था। क्या वह लड़की अब एक विद्वान युवती बनकर लौटी थी? ये सोचते हुए ली हाओ दूर दक्षिण में 9000 मील दूर स्वोर्ड कॉटेज में स्थित छोटी सी पूंछ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अपना सिर हिलाते हुए ली हाओ ने ली युवांझाओ से कहा, अभी भी समय है। मैं एक और चक्कर लगाऊंगा और बाद में समय पर पहुंच जाऊंगा। वह उस युवा लड़की से विशेष रूप से जुड़ा हुआ नहीं था, खासकर तब जब ली यून और उसके भाई बहनों ने जानबूझकर वर्षों से उससे दूरी बनाए रखी थी, जिसका मतलब था कि वह 5वीं महिला को बहुत कम बार देखता था। ओह,
क्या हमें पहले से ही उपहार तैयार कर लेना चाहिए? ली युवानझाओ ने पूछा। मिस वुशुंग के बारे में उनके मन में केवल एक धुंधली सी धारणा थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हवेली में उनकी उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ सुना था और उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे अलग शख्सियत के रूप में पहचाना था। बेशक, उसकी तुलना वर्तमान ली हाओ से नहीं की जा सकती। वास्तव में, आखिरकार, वह एक बहुत पुरानी चचेरी बहन थी। चाहे जो भी हो, कुछ छोटे मोटे उपहार तैयार होने चाहिए। ली हाओ ने एक पल सोचा और कहा, मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, लेकिन उसे खाना ज़रूर पसंद होगा। होंगजियांग बिल्डिंग में जाओ और एक हिस्सा क्रिस्पी रोस्टेड गूस खरीदो और एमरल्ड लेक कोर्टयार्ड से एक हिस्सा बैम्बू फ्रेगेंट डार्क ड्रैगन लिवर ले आओ। सुनिश्चित करो कि यह गर्म हो और इसे डिनर के दौरान भेज दो। ली हाओ ने किंगजोउ शहर के 7 या 8 प्रसिद्ध व्यंजनों का उल्लेख किया, जिनमें से सभी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चखा था और उन्हें स्वादिष्ट पाया था। ली युवानझाओ अचंभित दिखे और पूछा, बस इतना ही? लेकिन ये महंगे नहीं हैं, कुल मिलाकर इनकी कीमत बमुश्किल कुछ चांदी के सिक्के के बराबर है। हमारे परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। यह विचार ही मायने रखता है। ये व्यंजन, जो उसने यात्रा के दौरान नहीं खाए हैं, पर्याप्त होने चाहिए। उसके पास संभवतः वह सब कुछ है जिसकी उसे ज़रूरत है, ली हाओ ने समझाया। ली युवानझाओ ने सोचा कि यह बात सही है। मिस वुशुंग आखिरकार कियांजी संप्रदाय की शिष्या थीं, जिन्हें एक प्रसिद्ध गुरु ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी थी। उन्हें किस बात की कमी हो सकती थी? साधना तकनीक। वह लिसनिंग रेन टॉवर में अपनी खुद की तकनीक चुन सकती थी। हथियार, वह उन्हें शस्त्रागार में खुद ही ढूंढ सकती थी। जहां तक सोने, चांदी और जवाहरात जैसी सामान्य वस्तुओं का सवाल है, तो संभवतः वह उन पर एक नज़र भी नहीं डालेगी। ठीक है, तो मैं वही खरीदूंगा जो हाओ ने सूचीबद्ध किया है। ली युवानझाओ सहमत हुए। उसके जाने के बाद ली हाओ अपने कमरे से एक कैनवास उठाया और ठंडे पूल में वापस आ गया। उसने कैनवास को स्थापित किया और उसे हिलाने के लिए पूल के पानी में हाथ डाला। सचमुच, अचानक एक छाया उभरी, जिससे हर जगह पानी फैल गया। ली हाओ तेजी से कैनवास पर लौट आए और जल्दी से कहा, पूर्ववर्ती क्यूमो, कृपया इसे ऐसे ही रखें। सोंग क्यूमो ने अपना जल काइलिन रूप प्रकट किया, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। वह रूपांतरित होने का इरादा रखती थी, लेकिन ली हाओ की आवाज़ सुनकर रुक गई। उसने आसपास के छींटों को भी हवा में लटकाए रखा, अपनी जगह पर जमे हुए। ली हाओ ने तेजी से चित्रकारी शुरू कर दी और जल्द ही पानी से निकलते हुए जल काइलिन का चित्रण पूरा कर लिया। हो गया। ली हाओ के शब्दों का पालन करते हुए सोंग क्यूमो ने लटके हुए छींटों को वापस पूल में जाने दिया और आगे बढ़ी। रेत के समान उसकी हल्की आकृति एक मानव रूप में बदल गई। उसके सफ़ेद और नंगे पैर ली हाओ के कैनवास की ओर बढ़ रहे थे। बुरा नहीं है। कैनवास पर अपना चित्र देखकर सोंग क्यूमो की आंखों में खुशी की चमक आ गई। क्या अभी उसका पोज सचमुच इतना सुंदर था? उसने अपना सिर झुकाकर ली हाओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आज मेरी पोशाक के बारे में आप क्या सोचते हैं? ली हाओ ने मुड़कर देखा तो वह पानी के रंग की नीली पोशाक में थी, वही कल वाली, लेकिन अब उसके हाथों और पैरों में ध्यान देने योग्य कंगन और चांदी की चेन थी, जो चमक रही थी। क्या सभी महिलाओं को चमकदार चीजें पसंद होती हैं? ली हाओ ने हंसते हुए कहा, यह बहुत सुंदर लग रहा है। सोंग क्यूमो ने उसे देखा और कहा, तो पेंट करो। ठीक है। ली हाओ ने तुरंत गंभीरता से चित्रकारी शुरू कर दी। निस्संदेह, आज की सोंग क्यूमो आभूषणों के साथ अपने अलौकिक आकर्षण में और अधिक चमकदार और पारलौकिक सौंदर्य प्रकट करती है। और पेंटिंग पूरी करने से उन्हें अपने पेंटिंग अनुभव में अतिरिक्त 100 अंक प्राप्त हुए। स्पष्टतः, ये आभूषण कोई साधारण वस्तु नहीं थे। बुरा नहीं है। सोंग क्यूमो ने हल्के से सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखें उसकी खुशी और संतुष्टि को मुश्किल से छिपा पा रही थीं। ली हाओ ने हंसते हुए उसे अपना स्थान बदलने के लिए कहा और दूसरी पेंटिंग शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। ठंडे पूल के पास ली हाओ ने पहले ही सोंग क्यूमो की 1 दर्जन पेंटिंग बना ली थीं। उनमें से 7 या 8 चित्रों में उन्होंने उसे उसके मूल रूप में वापस ला दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 4000 से अधिक अनुभव अंक अर्जित किए, जो कल के सत्र के साथ लगभग 20,000 हो गए। ली हाओ ने एक दिन पहले ही देखा था कि सोंग क्यूमो को चित्रित करने से फैंग और 5वीं महिला जैसी अन्य पेंटिंग की तुलना में अधिक अनुभव प्राप्त हुआ, भले ही उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके साधना स्तर कमतर थे। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वे आमतौर पर अपनी आभा को छिपाते थे, इसलिए जब उन्होंने उन्हें चित्रित किया तो वे उनके सार को पकड़ नहीं पाए।
सोंग क्यूमो को बिना किसी रोक टोक के अपने सामने देखकर उसकी आभा ने उनके चित्रों को एक प्रभावशाली शक्ति प्रदान कर दी। ऐसा लगता है, उसने सोचा, मुझे अगली बार जब मैं उन्हें चित्रित करूंगा तो उनसे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए कहना पड़ेगा। हालांकि फैंग को मनाना मुश्किल हो सकता है। मशरूम के साथ चिकन स्टू की अपनी पसंदीदा डिश तैयार करना शायद काम कर जाए। चलो आज के लिए रुकते हैं, ली हाओ ने सुझाव दिया क्योंकि उसने समय देखा था सोंग क्यूमो को जो देर हो रही थी। हाथ में कागज के कई पन्ने लेकर अत्यंत प्रसन्न सोंग क्यूमो ने कहा, यदि आपको कभी कोई कठिनाई आए तो बेझिझक मुझसे कभी भी संपर्क करें। जब तक मैं टैन पैलेस के भीतर हूँ मैं अधिकतर आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या पूर्ववर्ती क्यूमो यहाँ कैद है? ली हाओ ने आश्चर्य से पूछा। सोंग क्यूमो ने बिना विस्तार से बताए अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, तो अगली बार तक। ये कहते हुए वह ठंडे पूल में वापस कूद पड़ी। ये देखकर ली हाओ ने भी अपना कैनवास पैक किया और हवेली की ओर वापस चल दिया। पहाड़ से नीचे उतरते समय ली हाओ ने अल्फा अकादमी को पार किया तो उसने देखा कि ली युन और उसकी बहन अब वहां नहीं थे, जबकि अकादमी के अन्य शिष्य अभी भी प्रशिक्षण ले रहे थे। ली हाओ को देखकर उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा। जल्द ही अन्य लोगों ने भी उसे देखा और सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ गईं। ये देखकर ली हाओ मुस्कुराया और हाथ हिलाकर अभिवादन किया तथा पूछताछ से बचने के लिए जल्दी से वहां से चला गया। पहाड़ की तलहटी तक पहुंचकर ली हाओ वापस हवेली की ओर चल पड़ा। भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि आज हवेली के अंदर का माहौल असामान्य रूप से जीवंत था तथा पहरेदारों के चेहरों पर मुस्कान थी। जैसे ही ली हाओ निकट पहुंचे, पहरेदारों ने झुककर उन्हें सम्मान दिया। माउंटेन एंड रिवर कोर्टयार्ड में वापस आकर झाओ ने उसे बताया कि फू ने कांग्यू शहर से उसके ठीक होने की खबर भेजी है तथा कल घर लौटने की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त झाओ ने ली हाओ को एक उपहार बॉक्स भेंट करते हुए कहा, युवा स्वामी प्याओक्सुए कोर्टयार्ड से मिस वुशुंग आज हवेली में वापस आ गई हैं और घर की मालकिन ने एक पारिवारिक रात्रिभोज की तैयारी की है। आपको आमंत्रित किया गया है और मैंने आपके लिए बाद में लाने के लिए यह उपहार तैयार करने की स्वतंत्रता ली है। यह क्या है? झाओ द्वारा तैयार किए गए विचारशील उपहार को देखकर ली हाओ ने उपहार बॉक्स खोला और अंदर देखा तो एक छोटी सी बोतल के साथ एक नाजुक सा ड्रैगन सींग वाला कंघी मिला। ली हाओ ने छोटी चीनी मिट्टी की बोतल उठाई और उसे हिलाया, जिससे झाओ ने जल्दी से कहा, अंदर आत्मा कास्टिंग अमृत है जो दिव्य आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है। मैंने सुना है कि मिस वुशुंग पहले ही दिव्य यात्रा क्षेत्र में पहुंच चुकी है, इसलिए उसे इसका उपयोग करना चाहिए। झाओ वास्तव में विचारशील है। ली हाओ प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। वह आत्मा को वश में करने वाले अमृत से परिचित था। इसे दिव्य यात्रा क्षेत्र में रहने वाले लोग पी सकते थे। प्रत्येक गोली यात्रा की दूरी को लगभग 100 मीटर तक बढ़ा देती थी। अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले एक व्यक्ति 10 गोलियां तक खा सकता था, जिसके बाद और अधिक अवशोषित नहीं किया जा सकता था। और 10 गोलियों का संचय 1 किलोमीटर था। ये 4 या 5 साल की कठिन साधना के बराबर था। एकमात्र कमी ये थी कि चूंकि अमृत सहायता प्राप्त दिव्य आत्मा स्वविकसित आत्मा से बहुत थोड़ी भिन्न थी, इसलिए यह आम लड़ाइयों में ध्यान देने योग्य नहीं होगी। हालांकि शीर्ष विशेषज्ञों के बीच टकराव में यह एक दोष बन सकता है। जियांगू मार्शल कलाकार अक्सर यही कहा करते थे, सुधार के लिए औषधीय गोलियों पर निर्भर रहने से नींव अस्थिर हो सकती है, जिससे शरीर बहुत हल्का हो सकता है। ली हाओ औषधीय गोलियों के प्रभावों को अवशोषित करने में असमर्थ था और इसलिए उनका सेवन उसके लिए अप्रभावी था। भले ही वह कर सकता था, लेकिन वह उनका उपयोग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसने सुना था कि उसके दूसरे चाचा और फैंग कभी भी अमृत पर निर्भर नहीं रहते। अधिक से अधिक वे अपनी शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए समृद्ध ऊर्जा वाले स्प्रिट फूड का सेवन करते थे। क्योंकि दूसरे चाचा और फैंग शरीर को परिष्कृत करने वाले नहीं थे, नहीं वे शरीर को परिष्कृत करने में प्रयास करते थे। इसलिए शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहना हानिरहित था और उनके लिए केवल लाभदायक था, जबकि वे अपने साधना क्षेत्र में किसी भी औषधीय प्रभाव से शुद्ध और अदूषित बने रहे। झाओ ने हल्की मुस्कान दी, ये जानते हुए कि ली हाओ ने इस मामले को दिल पर नहीं लिया है। गंभीर चिंता के साथ उन्होंने सलाह दी, आपको वापस आए कई साल हो गए हैं। अगर आप अभी भी मिस वुशुंग के स्वभाव के आदी हैं, तो आपको अपनी चचेरी बहन के साथ समय बिताना चाहिए। अपने रिश्ते में दूरियां कम करना सबसे अच्छा है, क्योंकि वह कियांजी संप्रदाय की अनुयायी हैं और भविष्य में उनका समर्थन पाना अच्छा रहेगा। बिल्कुल,
ली हाओ ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। झाओ ने चुपचाप आह भरी और एक बूढ़े नौकर की तरह ली हाओ के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में ली युवानझाओ जल्दी से पर्वत और नदी प्रांगण की ओर चला गया और ऐसे प्रवेश किया जैसे वह अपने ही क्षेत्र में हो, और दूर से ली हाओ का नाम पुकारने लगा। ये यंग मास्टर युआनझाओ है, झाओ ने कहा। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान फैल गई। पिछले कई वर्षों से ली हाओ अपने आचरण में ढीला रहा था और उसने कोई मार्शल आर्ट प्रतिभा प्रदर्शित नहीं की थी, इसलिए अन्य प्रांगणों ने माउंटेन और रिवर प्रांगण के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। झाओ ने यह भी देखा था कि ली यू और उसकी बहन ली हाओ से दूर हो रहे हैं। ली हाओ की उम्र के आसपास के प्रत्यक्ष वंशजों में से केवल कुछ ही बचे थे, और अब केवल युवा मास्टर युआनझाओ ही बचे थे जो युवा मास्टर हाओ के साथ रहने के लिए पर्वत और नदी प्रांगण में आते थे। दूसरों को अवसरवादी होने का दोष देना उचित नहीं था। माउंटेन और रिवर कोर्टयार्ड के प्रबंधक के रूप में झाओ को अच्छी जानकारी थी और दूसरे कोर्टयार्ड में उसके अपने भरोसेमंद संपर्क थे। वह जानता था कि इसका कारण शायद सिर्फ ली हाओ ही नहीं है, बल्कि ऐसा था कि अन्य प्रांगणों ने उत्तरी यान युद्ध क्षेत्र से कुछ अफवाहें सुनी थीं, जिसके कारण उन्होंने इस तरह से कार्य किया। एक दशक से अधिक समय तक चले युद्ध के बाद कई अफवाहें फैल गईं। ये जानना आवश्यक है कि यद्यपि ली परिवार एक दिव्य जनरल हवेली था, धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उनके दरबार में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी थे और अन्य लोग भी थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे। इसके अलावा उत्तरी यान में होने वाली वार्षिक लड़ाइयों में ली परिवार के जो सैनिक मारे गए, वे युद्ध समाप्त होने तक अपनी शिकायतें व्यक्त नहीं कर सकते थे। फिर भी युद्ध के खर्चों के लिए दरबार से धन आवंटन और सैन्य सहायता की आवश्यकता थी। ये सब बातें आलोचना के लिए आधार प्रदान करती थीं। ऐसा मत सोचिए कि जब सैनिक विदेश में लड़ रहे हों तो कोई भी अदालत में बोलने का साहस नहीं करेगा। इसके विपरीत यह अभी भी माहौल और जनभावना पर निर्भर करता है। हाओ, मैंने आपके द्वारा मांगे गए बर्तन खरीद लिए हैं, वे पहले ही चाची के आंगन में पहुंचा दिए गए हैं, ली युआनझाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर झाओ ने आश्चर्य से ली हाओ को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अच्छी तरह से तैयार होगा, और उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। परेशानी के लिए धन्यवाद, ली हाओ ने युआनझाओ के कंधे पर थपथपाया और कहा, तो चलो हम भी चलें। ठीक है। झाओ दोनों युवा स्वामियों के पीछे पीछे ली हाओ की निजी नौकरानी किंग जेड के साथ भोज की ओर चल पड़ा। गाड़ी पर्वत और नदी प्रांगण से बाहर निकली और ली युआनझाओ ने कहा कि वह पहले लिंगलोंग कोर्ट में रुकना चाहता है, जो उसकी पालक मां का निवास था। स्वाभाविक रूप से ली हाओ ने मना नहीं किया और गाड़ी चला रहे परिवार के विश्वस्त सहयोगी को लिंगलोंग कोर्ट की ओर मुड़ने का निर्देश दिया। लिंगलोंग दरबार में पहुंचते ही ली युआनझाओ गाड़ी से बाहर कूद पड़े और ली हाओ तथा झाओ से कहा कि वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, फिर आंगन में भाग गए। कुछ ही देर में ली हाओ ने देखा कि ली युआनझाओ एक सुंदर आकृति और गरिमा में ढंग वाली महिला को धीरे धीरे अंदर से बाहर ले जा रहा है। वह महिला सुश्री जियाओ थी, जिसका नाम जियाओ यूजिंग था। उसके पूर्वजों ने फोर स्टैंड्स दायरे में एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कलाकार को जन्म दिया था। उसके पति ली परिवार के चौथे बेटे को उनकी शादी की रात युद्ध के मैदान में बुलाया गया था। उन्हें अपनी नई दुल्हन को उनके विवाह कक्ष में छोड़कर सीमा पर भागना पड़ा था। दुर्भाग्यवश वह कभी वापस नहीं लौटा। उसके बाद से सुश्री जियाओ केवल विधवा ही रह सकी, और वह भी निसंतान। इसलिए ली युआनझाओ के अनाथ हो जाने के बाद कुलमाता ने उसे परिवार की चौथी शाखा में गोद लेने का फैसला किया। जब ली हाओ और झाओ गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, सुश्री शियाओ की सामान्य रूप से सिकुड़ी हुई भौहें सिकुड़कर उदास हो गईं। ली हाओ को बचपन में याद आया कि कैसे उन्हें सुश्री जियाओ ने गोद में लिया था, जो बहुत ही गर्मजोशी और दयालु लगती थीं। लेकिन समय के साथ साथ उनका स्वभाव भी एकांतप्रिय होता गया, और जब भी वह उसे देखती तो उसके प्रति कुछ गुस्सा महसूस करती, जिसे ली हाओ समझ नहीं पाता था। क्या मैंने आज तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारा चचेरा भाई शुआंगेर वापस आ रहा है? तुम्हें एक उपहार तैयार करना था, लेकिन इसके बजाय तुम फिर से उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सुश्री जियाओ ने युआनझाओ को फटकार लगाई, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ली हाओ वहीं मौजूद था। ली युआनझाओ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कहा, माँ, हाओ और मैं साथ मिलकर उपहार तैयार करने गए थे। हमने उन्हें पहले ही माउंटेन एंड रिवर कोर्टयार्ड में एल्डर मिस्ट्रेस के क्वार्टर में पहुंचा दिया है। तुमने क्या उपहार तैयार किए हैं? जियो यूजिंग ने भौहें सिकुड़ी। होंगजियांग बिल्डिंग से कुरकुरा भुना हुआ हंस। ली युआनझाओ ने तुरंत सारी जानकारी बता दी। इससे पहले कि वह बात खत्म कर पाता,
जियो यूजिंग पहले से ही आगे सुनने के लिए सहन नहीं कर सका, गुस्से से फटकार लगाए। क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो? वह बहुत दिनों से बाहर घूम रही है और यहाँ तक कि कियान-कुन सूची में भी आ गई है। उसने कौन सा व्यंजन नहीं चखा है? क्या उसे तुम्हारा उपहार नहीं मिला है? इसकी कीमत कितनी चांदी है? क्या इसे भेंट करने पर यह बहुत कम नहीं लगेगा? ली युवानझाओ ने ली हाओ की ओर देखा और थोड़ा आत्मविश्वास हासिल करते हुए कहा, माँ, हमारे लिए परिवार के पास क्या नहीं है? हथियार, साधना, तकनीक, चचेरी बहन जो चाहे चुन सकती है। क्या हमें कुछ तैयार करने की ज़रूरत है? चचेरी बहन पिछले कई सालों में किंगजोऊ नहीं लौटी है। उसे निश्चित रूप से यहाँ के प्रामाणिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला है। हो सकता है उसने उन्हें खाया न हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसे इसकी परवाह है? जियो यूजिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाई, एक सुंदरता का आकर्षण दिखाते हुए, और हताश होकर कहा, उसे इसकी ज़रूरत है या नहीं, यह एक बात है, लेकिन आपके उपहार निश्चित रूप से तुच्छ नहीं हो सकते। ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है, कम से कम आपको इसे आत्मविश्वास के साथ पेश करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अगर लोगों को पता चले कि आप सिर्फ खाने पीने की चीज़ें पेश कर रहे हैं, तो क्या वे हंस हंस कर लोटपोट नहीं हो जाएंगे? ऐसा कहते हुए उसने गाड़ी की ओर देखा और तुरंत पर्दे के बगल में एक उपहार बॉक्स पर उसकी नज़र पड़ी। उसने उपहास किया, इसे देखो, यह क्या है? झाओ ने उसकी गलतफहमी को देखते हुए जल्दी से कहा, मैडम जियाओ, यह विशेष रूप से इस बूढ़े नौकर द्वारा इस चिंता से तैयार किया गया था कि यंग मास्टर हाओएर असभ्य लगेंगे, ताकि वह मिस शुआंगेर को पेश कर सके। हुन्फ, जियाओ यूजिंग ने ली युवानझाओ की ओर मुड़कर कहा, देखा, आप दूसरों के साथ हाओ की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे वास्तव में आपके साथ उसी दिल से व्यवहार न करें, आपको अज्ञानी और मूर्ख बनाकर खुशियों के घेरे में घुमाते हैं, जबकि वे गुप्त रूप से एक उदार उपहार तैयार करते हैं। अब तुम खाली हाथ आए हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने चचेरे भाई से मिलोगे तो उसे क्या उपहार दोगे? ली युवानझाओ ने अपना मुंह थोड़ा खोला और खुद को अन्यायी बताते हुए कहा, लेकिन ये झाओ ने हाओ के लिए तैयार किया था। ये हाओ की गलती नहीं है। आप, जियाओ यूजिंग ने गुस्से में उस पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया। क्या ली हाओ ने इस मूर्ख को किसी तरह का जादू खिला दिया था, जो तर्क सुनने से इनकार कर रहा था? उसने खुद को नियंत्रित किया, गुस्से में खर्राटे लिए, फिर भी पास में खड़े ली हाओ और झाओ को ध्यान में रखते हुए उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया। इसे भूल जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पहले से ही एक उपहार तैयार कर रखा है। जू जियांग, इसे युआनझाओ के पास ले आओ, जियो यूजिंग ने निर्देश दिया। एक नौकरानी ने विनम्रतापूर्वक आकर ली युवानझाओ को एक उपहार बॉक्स सौंपा। उत्सुकतावश ली युवानझाओ ने इसे खोलकर देखना चाहा, लेकिन जियो यूजिंग की तीखी नज़रों से देखते हुए उसने अनिच्छा से अपने हाथ वापस खींच लिए और अपना सिर नीचे झुकाकर आज्ञाकारी भाव से अपनी माँ के पीछे चलने लगा। हमारे पास अपनी गाड़ी है, हमें एक साथ भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जियो यूजिंग ने ली हाओ और झाओ से उदासीनता से कहा। माँ, चुप रहें। ली हाओ को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। उसकी चौथी माँ हमेशा उसके प्रति एक अजीब दुश्मनी रखती थी, जिससे वह काफ़ी हैरान था। युआनझाओ, हम आगे बढ़ेंगे, बस अपनी माँ के पास रहो, ली हाओ ने छोटे मोटे लड़के से कहा, उसे मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहता था। उसने उसे आंख मारी। ली युआनझाओ ने तुरंत सिर हिलाया, हाओ, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर अपनी माँ की पीठ के पीछे ली हाओ को चुपके से देखकर मुस्कुराने के लिए अपना शरीर घुमाया और उसने अपने सफ़ेद दांत दिखाए। ली हाओ ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और झाओ के साथ पहले निकल गया। माँ, आप हमेशा मुझे हाओ के साथ रहने से क्यों रोकती हैं? दरअसल, हाओ, चुप रहें। जियाओ यूजिंग ने उसे चिढ़कर देखा, मैंने तुम्हें प्याओक्स्यू कोर्टयार्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए कहा था, हर समय उसके आसपास रहने की क्या ज़रूरत है? वह पहले सिर्फ शारीरिक शोधन का अभ्यास कर सकता था, और भले ही अब उसकी मेरिडियन खुली हुई हैं, लेकिन उसने अपनी साधना देर से शुरू की। ये सब अभी भी सहनीय है, तुम्हारी माँ कोई भाड़े की व्यक्ति नहीं है। मुख्य बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ऊपर मुसीबत मोल लो, समझे? ली युआनझाओ हैरान था, ये खुद पर मुसीबत लाने से कैसे संबंधित है? तुमसे बात करना व्यर्थ है, बस अपनी माँ की बात सुनो और छोटी मिस जीनिंग के करीब जाओ, जियो यूजिंग ने धीरे से कहा। ली युआनझाओ हैरान था, क्योंकि उसने पहले भी कई बार इस बारे में पूछा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं बताया था। इस बार उसने कुछ नहीं पूछा, बस आज्ञाकारी ढंग से सहमति में सिर हिलाने का नाटक किया।
जब मैडम जियाओ ने शादी की तो चौथे मास्टर ने युद्ध के मैदान में खुद को बलिदान कर दिया। इन वर्षों में उसे ली परिवार के खिलाफ कुछ शिकायतें थीं। झाओ ने गाड़ी के अंदर धीमी आवाज में ली हाओ को समझाया, सावधानी से बोलते हुए। यह मालिक के परिवार के लिए एक संवेदनशील मामला था जिस पर उनके नौकरों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें चिंता थी कि ली हाओ शायद शियाओ यूजिंग के प्रति नाराजगी रख सकता है, क्योंकि वह विवेक की आवश्यकता को समझने के लिए बहुत छोटा है और संभावित रूप से परेशानी को जन्म दे सकता है। ली हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, उसने भी यही कारण सोचा था। आखिरकार वह एक विधवा की नाराजगी को समझ सकता था। उसके मन में चौथी माँ के प्रति कोई क्रोध नहीं था, क्योंकि वह अक्सर अपना असली रूप खुलकर दिखाती थी, कभी भी उसकी पीठ पीछे कोई षड्यंत्र नहीं रचती थी। इसके विपरीत शुईहुआ प्रांगण की द्वितीय माता, जो हमेशा मुस्कुराहट और गर्मजोशी से पूछताछ के साथ उनका स्वागत करती थी, वही थी जो उन्हें वास्तव में परेशान करती थी। और ली युवांझाओ के आसपास होने के कारण उसके चेहरे को देखते हुए ली हाओ सुश्री जियाओ के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखेगा। कम से कम वह वास्तव में ली युवांझाओ के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। जल्द ही गाड़ी इटर्नल स्प्रिंग कोर्ट के बाहर आ पहुंची। गली के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं, स्पष्टतः अन्य प्रांगणों से महिलाएं पहले ही आ चुकी थीं। दरबार में प्रवेश करने से पहले बाहरी प्रांगण से जीवंत शोर सुनाई दे रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि मेरी शुआंगेर वास्तव में अद्भुत है। संभवतः महिलाएं स्वर्ग की उस प्रिय पुत्री की प्रशंसा कर रही थीं। झाओ द्वारा दिए गए उपहार बॉक्स को पकड़े हुए ली हाओ आंगन में टहलने लगा। आंगन के द्वार पर खड़े घर के नौकर ने ली हाओ को देखा और तुरंत उसका सम्मान किया, क्योंकि उसे पता था कि यह युवा स्वामी ग्रांडे डेम का बहुत बड़ा कृपापात्र है। इस समय चमकीला चांद अभी अभी निकला था और तारों की धुंधली रोशनी बिखेर रहा था। आंगन में लालटेनें अभी अभी जलाई जा रही थीं। मुख्य हॉल की खिड़कियों के पर्दों से छनकर आती गर्म रोशनी, अंदर से आती हंसी की आवाज एक खुशहाल सभा का संकेत दे रही थी। झाओ और किंग जी ली हाओ के पीछे मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार तक गए, सीढ़ियों के सामने रुके, हाथ जोड़े खड़े रहे, चुपचाप भोज समाप्त होने का इंतजार किया। वे केवल तभी प्रवेश करेंगे जब उन्हें बुलाया जाएगा। ली परिवार के नियम सख्त थे और इन नौकरों ने उनकी सीमा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। मुख्य हॉल के अंदर जैसे ही ली हाओ अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र एक अपरिचित लड़की के आकार पर पड़ी। वह लगभग 16 वर्ष की लग रही थी, वह उम्र जब एक लड़की खिलने के लिए तैयार कली की तरह होती है। फिर भी वह लड़की पहले से ही लगभग 1.7 मीटर लंबी थी। उसका शरीर पतला और सुंदर था और उसकी आंखें बर्फ की झील की तरह शांत थीं, जिसमें एक ऐसी शांति थी जो उसके साथियों में नहीं पाई जाती थी। ली हाओ अभी भी उसके बचपन के गालों की गोल रेखाओं को हल्के से पहचान सकता था, लेकिन अब जब वह लड़की बड़ी हो गई थी तो उसके चेहरे की आकृति और भी अधिक नाजुक और सुंदर थी, जैसे कोई फूल खिलने वाला हो। वह एक सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थी जो शुद्ध और सुरुचिपूर्ण थी, जिसमें जालीदार कपड़ों की तहों के बीच में सेक्विन की चमक थी, जो एक अनौपचारिक लेकिन अत्यंत शानदार लुक दे रही थी, जो उसके ताज़ा स्वभाव के साथ मिलकर उसे धुंध से निकलती हुई परी की तरह लग रही थी। स्पष्टतः ये ली वुशुंग था। इसके अलावा ली हाओ ने अपने लंबे समय से बिछड़े चचेरे भाई ली यूं और ली जिनिंग, भाई और बहन को भी बगल में बैठे देखा। लेकिन उस समय उन सभी की आंखें सम्मान से नीचे झुकी हुई थीं, उनके हाथ ठीक से उनकी गोद में रखे हुए थे, उनके चेहरों पर वयस्कों की प्रशंसा और हंसी के बीच मूर्खतापूर्ण प्रसन्न मुस्कान थी। उनकी निगाहें कभी कभी उनके बगल में बैठी उनकी बड़ी बहन पर जा टिकती थीं। उसकी चमकदार आकृति को देखकर उनकी आंखें आशा और चमक से चमक उठीं, तथा वे ईर्ष्या और खुशी से भर गए। इस दृश्य ने ली हाओ को 5 साल पहले की याद दिला दी, जब वे पहली बार माउंटेन एंड रिवर कोर्टयार्ड में आए थे, अपने छोटे छोटे चेहरों को हाथों में उठाए हुए, ठीक उसी तरह से व्यवहार करते हुए कहानियां सुन रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शुआंगेर इतनी कम उम्र में दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंच गई है, 15 साल की उम्र में दिव्य यात्रा हासिल कर ली है। ऐसी प्रतिभा उसे पहले से ही शीर्ष विलक्षण प्रतिभाओं में शुमार करती है, और यह बहुत संभावना है कि वह अपने जीवन काल में 3 अमर लोगों में शामिल हो जाएगी। महिलाओं के बैठने की जगह के अंत में 9वीं मैडम जियांग जियान एर ने नर्म और नाजुक आवाज में बात की। वह ली परिवार की 9वीं संतान ली जुनरे की होने वाली मंगेतर और शाही परिवार की राजकुमारी थीं। 9वीं मैडम को देखकर ली हाओ की आंखों में भी गंभीर सम्मान झलकने लगा। 9वीं मैडम महिलाओं में सबसे छोटी थीं, इस साल सिर्फ 32 साल की। ली हाओ ने दूसरे मास्टर से सुना कि जब वह बच्ची थीं
तो किसी कारण से कुछ समय के लिए ली परिवार में रहीं और तब उनकी मुलाकात नौवे चाचा से हुई। दोनों ने बचपन में प्रेमी युगल की तरह समय बिताया। बड़े होने पर वे अलग हो गए, लेकिन बाद में जब नौवे चाचा बाहर घूम रहे थे और दुनिया में खुद को स्थापित कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात फिर से नौवीं मैडम से हुई और एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह बढ़ता गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने निजी तौर पर विवाह की शपथ ली। नौवे चाचा अत्यधिक प्रतिभाशाली थे तथा ली परिवार की पिछली पीढ़ी के सच्चे ड्रैगन भी थे, इसलिए सम्राट यू ने इस मिलन में बाधा नहीं डाली तथा उनकी सगाई स्वीकार कर ली। दुर्भाग्य से, हालांकि विवाह तय हो चुका था, नौवे चाचा भव्य विवाह से पहले अपनी उपलब्धियां अर्जित करना चाहते थे ताकि नौवीं मैडम से एक शानदार समारोह में विवाह कर सकें। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सेना में केवल 2 साल के बाद वह युद्ध के मैदान में मर जाएंगे, जिससे विवाह की तिथि के इतने करीब अचानक समाप्त हो जाएगा, जिससे कई लोगों को अफसोस और विलाप होगा। मूलतः नौवे चाचा की मृत्यु के बाद विवाह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया। आखिर कोई यह उम्मीद तो नहीं कर सकता कि शाही परिवार की राजकुमारी विधवा के रूप में जीवन जिएगी, है न? लेकिन नौवीं मैडम ने गहरे स्नेह के साथ घोषणा की कि वह इस जीवन में केवल ली परिवार के 9वें बेटे से ही विवाह करेंगी। इस प्रकार सम्राट के साथ शाही महल में हंगामा मचाने के बाद वह अंततः किंगजोऊ पहुंची, नौवे चाचा के गाउन और कवच को धारण करते हुए विवाह समारोह को पूरा किया जिसे दूल्हा पूरा नहीं कर सका और ली परिवार की 9वीं मैडम बन गई। ये रोमांटिक कहानी पूरे किंगजोऊ में प्रसिद्ध थी। हवेली में सभी महिलाओं ने 9वीं मैडम जियांग जियानर के प्रति बहुत सम्मान दिखाया, जिसमें दूसरे मास्टर और 5वें मास्टर भी शामिल थे। जब राजघराने की इस राजकुमारी का जिक्र किया गया तो वे स्नेह से भर गईं। ये स्थिति के बारे में नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से प्रेम के बंधन के बारे में था। ली हाओ ने जब द्वितीय गुरु को पहली बार यह कहानी सुनाई तो वह भी बहुत प्रभावित हुआ। इस जमाने में गाड़ी धीमी चलती है, एक इंसान से प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी ही काफ़ी है। एक व्यक्ति को याद करने के लिए भी पूरा जीवन काफ़ी है। उनके युग के विपरीत, जहां एक डिवाइस पर एक साधारण स्वाइप से एक रात में 80 बार हृदय बदल सकता था। 9वीं मैडम बहुत दयालु हैं, ली वुशुंग ने हल्की मुस्कान के साथ जियांग जियान एर से कहा। दूसरों के सामने वह शायद ज्यादा भाव न दिखाती हो, लेकिन अपने 9वें चाचा की पत्नी के प्रति उसके दिल में बहुत सम्मान था। हाओ एर आ गया है। इस समय हॉल के केंद्र में बैठी है जियानलान ने ली हाओ को देखा और उसके मुस्कुराते चेहरे पर और भी गर्मजोशी भरी मुस्कान प्रकट हुई जब उसने इशारा किया, आओ बैठो। तभी अन्य लोगों ने भी ली हाओ को देखा। जियांग जियान एर ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और एक सौम्य, काफी मिलनसार मुस्कान दी। ली हाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिछले कई वर्षों में उसने परिवार की सभी पत्नियों के साथ बातचीत की थी, लेकिन केवल ग्रांडे डेम और 9वीं मैडम ने ही उसे सबसे अधिक सहज और आरामदायक महसूस कराया। मेज के पास आकर उसने 2 व्यंजन देखे जिन्हें खरीदने के लिए उसने पहले युआन झाओ से कहा था। ली हाओ मुस्कुराया और फिर वह उपहार बॉक्स जो वह अपने चचेरे भाई को पकड़ा रहा था, उसे थमा दिया। मैंने सुना है कि वुशुंग वापस आ रहा है और उसने आपके लिए खास तौर पर एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, चचेरे भाई। ली वुशुंग ने उपहार बॉक्स लेते समय उसकी नज़र उस पर घुमाई। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। धन्यवाद। ऐसा कहकर वह उपहार बॉक्स को अपने पीछे उपहार टेबल पर रखने के लिए आगे बढ़ी। हे जियानलान के बगल में बैठे लियू यूरोंग ने ये देखा और मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, शुआंगे, तुम क्यों नहीं देखती कि हाओ ने तुम्हें क्या दिया है? इतने सालों में खाने के अलावा उसने वास्तव में किसी और को उपहार नहीं दिया है। हे जियानलान ने समान भाव से कहा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हाओ द्वारा भेजे गए सभी व्यंजन उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए हैं, जो सबसे कीमती उपहार है।